हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। एकदम बढ़िया है। ये भी का है, कल का ही है। तो खुद करेगा मेरे भाई विजय सिंह, खुद भी कुछ करेगा नहीं करेगा? दो पुष्पों का अलग अलग पौधे पर परागण क्या कहलाता है? कौन है यार ये? अर्शन। जीनोगेमी कहलाता है। जीनोगेमी पढ़ा तो था, अलग अलग पौधे हैं, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। भाई बिना पढ़े ऐसे फोटो वोटो मत भेजा करो, पढ़ाई किया करो। किसने का कठोर स्तर से बनी होती है? बड़ी होती है। सर, टेलीग्राम पर आपके रिसोर्सेज का बिजनेस क्या जाता है? क्या क्या मतलब? कौन सा मेरा बिजनेस? कौन सा मेरा टेलीग्राम? क्या पूछ रहा है? भाई मैं नौकरी करता हूं डाउटनेट में, समझ में आई ना? मैं यहाँ का मालिक हूं, मैं सिर्फ यहाँ नौकरी करता हूं और कुछ नहीं। सर जी, अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं आपको हटवा दूंगा आपकी नौकरी से। करना एक बार नंबर नोट, रिजवान अहमद। फोटो खींचना, मेरे फोन से खींच दो एक बार। पूरी फोटो खींचना एक बार, वहां से खींचना है ना? हाँ जी, और कोई? सर, एम्पुला चौड़ा भाग है जहां पर संयुग्मन होता है, जहां पर सिनगेमी होता है। हाँ बेटा। अजय रावत बताया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ है ना, इस वजह से नहीं बताया। बार बार एक ही चीज रिपीट मत करवाया करो, मैं फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़नी है। हिंदी में ही आता, इंग्लिश में नहीं आता विष्णु कुमार। हाँ भाई, बी सी डी ई सही तो है ये। बी सी डी ई ये चारों के चारों कथन सही है। निर्मल धाकड़, पहला वाला जो है वो गलत है। वेलिस्नेरिया जो होता है उसमें पुष्प जो होते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? जल परागित पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन नहीं होते, मकरंद नहीं बनाते। तो पहला गलत है, बाकी सही है। बी सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इसका। ए तो वैसे ही गलत हो गया, तो ए इसमें भी आ रहा है। फिर बी देखना था, बी जो था कुछ जल कुमुद्री में पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। पुष्प जो है जल द्वारा परागित नहीं होता, तो बी सी डी ई। हाँ जी सर, स्ट्रोमा समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया भाई तुमको? मिसबा, स्ट्रोमा क्या है? एक द्रव्य है, एक तरल है, एक फ्लूइड है जो दो भागों में बटा हुआ है। किनारे पर जो है उसको हमने वल्कुट बोला, बीच में मध्यांश बोला है। स्पर्मेटोजून भी कोई वर्ड होता है? स्पर्मेटोजोआ होता है, जून नहीं होता है। नहीं पता मेरे को, दिव्यांशु कुशवाहा। सर, निषेचन एम्पुला में ही क्यों होता है? क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो चाहिए होती हैं,
एनवायरमेंटल कंडीशंस जो चाहिए होती हैं, जो परिस्थितियां जो चाहिए होती हैं शुक्राणु और अंडाणु के मिलन के लिए, वो एम्पुला में होती हैं, संकीर्ण पथ में नहीं होती हैं, क्योंकि संकीर्ण पथ बहुत पतला होता है, उसमें वो कंडीशंस नहीं होती हैं जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। आशीष गौतम, मीनिंग समझ में आता है ना तेरे को यार? हम कैसे बोल सकते हैं कि निषेचन फेलो ट्यूब में होता है? क्योंकि देखा गया है, अध्ययन किया गया है। मत करो हिमांशु कुमार, एक काम करूं, क्लास बंद कर दूंगा, तुम्हारी यही हालत है तो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि शर्म नहीं आ रही? क्या क्या लिखे जा रहे हो तुम लोग, हैं? हैं? आज से ये खत्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं दिखेगा, बस सामने जो दिखेगा वही होएगा, बस बंद करो इसको। तुम लोग हो नहीं चलाया कि तुम्हारे सामने यहां पर लगाऊंगे। बैठे रहो चुपचाप, पढ़ो अभी यहां पर एनसीईआरटी पढ़ो, आगे बढ़ो, खत्म। आइए यहां पर पढ़ रहे हैं क्या? स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं एक बार उसको पढ़ लेते हैं, यहां पर अंडरलाइन कर लेते हैं। फालतू की चीजें लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। एक वो पागल हुआ पड़ा है लड़का, क्या उल्टी सीधी बातें लिखा जा रहा है। रिजवान अहमद, इसको ब्लॉक करवा कर आना भी। तो पता नहीं पढ़ने आते हो क्या करने आते हो तुम यहां पर। स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ये वाली लाइनें हम लोगों ने एनसीईआरटी में कल पढ़ ली थी। अब जिनको पता नहीं है कल की क्लास देखना, यहां से यहां तक की चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें? स्त्री जनन तंत्र पे। यहां से यहां तक की चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें? स्त्री जनन तंत्र में। जिसको पता नहीं है कल की क्लास देखना। नेक्स्ट, यहां से यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये एक बार देख लेते हैं। यहां से यहां तक हमने पढ़ा था कि अंडाशय जो है स्त्री, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। ये वाली लाइनें भी हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये चीज हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 2 पेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पेज भी पढ़ चुके हैं, ये पेज भी पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा। ये दोनों पेज पढ़ चुके हैं। क्या आपको पता है ये चीज? क्या ये चीज क्लियर है आपको? ये वाला पेज और ये वाला पेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पता है? नहीं पता तो भाई कल की क्लास देखना। नेक्स्ट, अब आता है ये वाली चीज। ये हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन हमने वैसे लिख लिया था, समझ लिया था। एक बार इसको देख लेते हैं क्या था। अंडवाहिनी, जिसको हम डिंब वाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका बोलते हैं, ये हम लोगों ने कल फैलोपियन ट्यूब पढ़ी थी, जो गर्भाशय तथा योनि के साथ मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि मादा के अंदर जो सहायक नलिका जो होती है वो कौन कौन होती हैं, जिसमें सर फैलोपियन नलिका आती है, गर्भाशय आता है, गर्भाशय का एक भाग ग्रीवा भी होता है वो भी आता है, और योनि आती है। हाँ, ये मिलकर क्या बनाती हैं सर? अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका बनाती है। एक मनीष बुराना, इसको भी क्लास से बाहर निकाल देना। अब कोई फालतू का कमेंट करो ना, एक भी अनवांटेड अगर कोई भी कमेंट किया बिना फालतू का, मैं क्लास से इमीडिएटली ब्लॉक कर दूंगा। अंडवाहिनियां गर्भाशय और योनि के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? सहायक नलिका बनाती हैं। ठीक है। प्रत्येक डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौन? हमारी फैलोपियन ट्यूब। चलिए जी, प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। सर मतलब क्या है? मतलब ये था कि ये अंडाशय है। हाँ सर। अब ये अंडाशय की किनारे हैं। हाँ जी, ये अंडाशय के किनारे हैं। इस किनारे पर है कौन? ये फैलोपियन नलिका, और यहां से होते हुए कहां जा रही है सर? ये गर्भाशय के पास जा रही है। तो कहां की परिधि से? किसके किनारे से? सर अंडाशय की परिधि से होती हुई
गर्भाशय तक जा रही है कौन? हमारी फैलोपियन नलिका। ये चीज लिखी हुई थी, यही चीज लिखी हुई थी क्या कि डिंब वाहिनी जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से यानी किनारे से चलकर गर्भाशय तक जाती है, जिसे हमने फैलोपियन नलिका बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडाशय के ठीक पास यानी अंडाशय के पास जो फैलोपियन नलिका, डिंब वाहिनी मीन्स फैलोपियन नलिका का जो हिस्सा जो होता है यानी जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? कीप के आकार का होता है। कैसा होता है? फनल शेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि पकड़ना है भाई सब किसको? अंडाणु को, है ना, जिसे हमने क्या बोला? कीपक बोला, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है जनाब। अब ये जो कीपक जो था इसने क्या बनाया था? इस कीपक के किनारे जो थे वो उंगली सदृश्य, ये वर्ड कई बार समझ में नहीं आता है। इस कीपक के किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अंगुली सदृश्य प्रक्षेप होते हैं। अब सर हिंदी के ये कुछ कुछ वर्ड्स जो है ये समझ में नहीं आते हैं। इतना आपको समझ में आया कि कीपक जो था ये मान लो ये संरचना है जो कीप के आकार की है। ठीक है, अब इसने क्या बनाया? सर इसने इस तरीके से उंगली नुमा संरचना बनाई, जैसे हमारे हाथ कैसे होते हैं? फनल शेप है और लास्ट में क्या बनती है? फिंगर बनती है उंगली नुमा। उसी प्रकार उंगली या अंगुली सदृश्य, सदृश्य मतलब उसके जैसे दृश्य दर्शाने वाले, उसके समान दृश्य यानी उसके जैसे दिखने वाले, अंगुली के जैसे दिखने वाले संरचना है जो एक प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रवर्धन, किसी चीज का आगे बढ़ना। जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्टर लगा हुआ, उस प्रोजेक्टर से मूवी चल रही है। प्रोजेक्टर छोटा सा है लेकिन सामने स्क्रीन बहुत बड़ी है, यानी प्रोजेक्टर ने क्या किया? प्रोजेक्ट किया यानी आगे बढ़ाया। तो ये जो कीप के आकार की संरचना जो थी, ये कीप के आकार की संरचना ये आगे बढ़कर प्रोजेक्ट होकर उंगली नुमा संरचनाएं बनाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? झालर कहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी कहते हैं। डन। आगे अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है उसको संग्रहित करने का कार्य कौन कर रहा है? झालर, यानी झालर उसको पकड़ने का काम कर रहा है जो अंडाणु निकल रहा है या अंड कोशिका जो निकलती है। ठीक है, कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है। कल मैंने तुमको बताया था सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सर एम्पुला, जिसको हम तुम्बिका कहते हैं। डन। नेक्स्ट, अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो कैसा होता है? संकीर्ण पथ, यानी संकीर्ण होता है, पतला होता है, छोटा हो जाता है, जिसकी अवकाशिका, अवकाशिका मतलब क्या होता है? ल्यूमन यानी खाली जगह कैसी होती है? संकरी होती है। संकरी मीन्स छोटी हो जाती है, ल्यूमन जो है वो छोटी हो जाती है, जो किससे जाकर जुड़ती है? गर्भाशय से जाकर जुड़ती है। ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। बताइए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में कौन सी चीज जो थी जो तुमको समझ में नहीं आई? हाँ जी, यहां तक की बात, यहां तक की बात। डन, क्लियर है? चले आगे। कल वाले जो एनसीईआरटी कसरत के जो क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ कुछ लैंग्वेज जो होंगी, कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे उनको क्या करना पड़ता है? सही करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता होगा कि सीधा क्वेश्चन उठाया और मैंने डाल दिया, नहीं। वो क्वेश्चन जो होते हैं उनकी लैंग्वेज जो है चेंज करनी पड़ती है। कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है, सही करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो कल मेरे पास थोड़ा टाइम की लिमिटेशन थी, कमी थी, है ना, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली वो क्वेश्चन दे दिए थे। तो क्वेश्चन देखने के बाद या ऑप्शंस देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो थे वो आ रहे होंगे। सर अवकाश का समझ में नहीं है। अरे अवकाश का मतलब क्या होता है? खाली जगह होती है, भोंदूलाल। ठीक है, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लगने में ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। तो प्लीज टेंशन मत लेना, मैं उनको रेक्टिफाई कर दूंगा, उनको सही कर दूंगा। जिनको क्वेश्चन समझ में आ गए, जिनको इंग्लिश के वर्ड समझ में आ गए वो क्वेश्चन कर लेंगे, जिनको नहीं आए हैं मैं आंसर शीट उसके साथ में लगा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, वो क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी पहले पढ़ लेते हैं। यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कल हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली थी? सर कल हम लोगों ने स्त्री जनन तंत्र में हमने अंडाशय देख लिया था, हमने फैलोपियन नलिका देख ली थी। अब बारी है क्या पढ़ने की? सर गर्भाशय पढ़ने की। अब हमें क्या पढ़ना है? गर्भाशय पढ़ना है। क्या क्या चीजें देखनी है? गर्भाशय, योनि, बाह्य जननेंद्री,
और स्तन ग्रंथियां, खत्म, बस ये चीजें पढ़नी है। यानी हमें अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ये पूरा का पूरा ये वाला पेज पढ़ लिया था, ये पेज देख लिया था, ये पेज हम लोगों ने आज देख लिया है जो हमने कल नहीं देखा था। अब इसके बाद बचा है गर्भाशय, उसके बाद थोड़ा बहुत योनि का थोड़ा बहुत भाग बचा है, और उसके बाद बाह्य जननेंद्रिय बची है, और फिर उसके बाद स्तन ग्रंथियां बची हैं। उसके बाद क्या बचती है? स्तन ग्रंथियां बचती हैं। तो ये चीजें बची हुई हैं, इनको हमें पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्त्री जनन तंत्र में अंडाशय हो चुका है, फैलोपियन नलिका हो चुकी है, गर्भाशय पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना? गर्भाशय के बारे में पढ़ना। हाँ जी सर, ग्रीवा नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बेटा, गर्भाशय का ही भाग है। सर कल जो आप लिखे थे वो डिलीट हो गया था क्या? हाँ बेटा, मैंने इसीलिए आपको कल एडवांस में बोल दिया था कि मे भी, क्योंकि आपके सामने ही वो जो है ये चीज हट गई थी। अब जब ये हट गई थी, इसको रिकवर करने की पूरी कोशिश की थी भैया ने, लेकिन हो नहीं पाया वो। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कल बोल दिया था कि मे भी हो सकता है कि ना आ पाए वो वाली चीज। ठीक है जी। सर कल की स्लाइड नहीं आई है सर, देख लीजिए। विजय सिंह, क्लास लिया करो बेटा पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी क्लास लिया करो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लोगे सारी क्लास तो चीजें भी पता लगेंगी, नहीं तो क्लास में फिर कमेंट ही करते रह जाओगे। कल लास्ट में जाते जाते बता दिया था। ठीक है जी। आइए, किसकी बात कर रहे हैं? गर्भाशय की बात कर रहे हैं, तो बिंदु दर बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहला, गर्भाशय होते कितने हैं? तो ये एकल संरचना होती है। पहली बात, कितने होते हैं गर्भाशय? क्या जोड़ीदार होते हैं? क्या पेयर होते हैं? नहीं, एक गर्भाशय होता है, एकल संरचना होती है। इस गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है और इसके अन्य नाम क्या होते हैं? तो याद रखना, गर्भाशय जो होता है, इस गर्भाशय को बच्चादानी बोला जाता है। क्या? गर्भाशय का एक और नाम है जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं। अंग्रेजी में गर्भाशय को क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, और बच्चादानी को हम क्या बोलते हैं? वुम्ब कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बच्चादानी, यानी दानी मीन्स एक खाली जगह जिसमें बच्चा जो है वो विकास करेगा, तो बच्चादानी यानी वुम्ब बोलते हैं। और गर्भाशय को हम क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। याद रखना। और भी कई सारे नाम होते हैं, याद रख सकते तो याद रखना। हिस्टेरा बोलते हैं, मेट्रा भी बोलते हैं, हिस्टेरा भी बोलते हैं, मेट्रा भी बोलते हैं। ये भी वर्ड होते किसके लिए दिए जाते हैं? इस यूट्रस के इंग्लिश में एक दो नाम और होते हैं, हिस्टेरा भी बोलते हैं और मेट्रा भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, इसलिए ये अतिरिक्त चीज है। याद रखना है तो याद रख लेना, नहीं याद रखना है तो छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, हिस्टेरा भी बोलते हैं, मेट्रा भी बोलते हैं। उसके अलावा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो यूट्रस, वुम्ब यानी गर्भाशय, बच्चादानी, ये शब्द दिए हुए हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो भैया कैसी संरचना होती है? एकल संरचना होती है, पेयर्ड संरचना नहीं होती है। नेक्स्ट, यूट्रस जो है इसका आकार कैसा होता है? तो आप सबने अगर नाशपाती खाई है, आप सबने अगर नाशपाती खाई है, जिसको हम अंग्रेजी में पियर बोलते हैं, ठीक है, पियर बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं नाशपाती। उसको अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम उसको क्या कर दें? उल्टा। नॉर्मली इस तरीके से होती है नाशपाती, अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, तो इस शेप की होती है, उल्टी नाशपाती आकृति की होती है। कौन? यूट्रस। यूट्रस जो है वो कैसा होता है? उल्टी नाशपाती आकृति का होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, आप में से कई बच्चे होंगे सर हमने नाशपाती नहीं देखी है, तो मैंने कहा आइए फटाफट देख लेते हैं नाशपाती पियर कैसी दिखाई देती है। तो फटाफट देख लेते हैं भैया। पियर जो होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये रहा आपका नाशपाती। हाँ जी भैया, ये रही नाशपाती। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसको उल्टा कर दो तो हम बोल रहे हैं कि यूट्रस जो होता है इस आकृति का होता है। यूथरस होता है कि यूट्रस होता है? यूट्रस होता है, यूथरस नहीं होता है। यूट्रस होता है, यूथरस नहीं होता है ये। ठीक है जी, क्लियर है? UTERUS होता है, UTH नहीं होता है। UTHRUS यूथरस थोड़ा ना होता है। चलो जी, यहां तक ये सिंपल से 3 बिंदु थे। एकल होती है जिसका ये नाम है,
आकृति कैसी होती है? उल्टी नाशपति जैसी होती है। कौन? ये गर्भाशय। ठीक है। अब बात आती है गर्भाशय जो होती है ये कहां पर होती है और किससे जुड़ी होती है? तो ऑब्वियस सी बात है ये श्रोणी भाग में होता है। यह श्रोणी भित्ति जो होती है उससे जुड़ा होता है, श्रोणी भित्ति से जुड़ा होता है। अब याद करिए कल हमने देखा था कि इस तरीके से अंडाशय थे। हाँ सर, अंडाशय जो थे वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़े हुए थे। हाँ जी। और शरीर की श्रोणी भित्ति से भी जुड़े हुए थे। हाँ जी। अब ये जो गर्भाशय है हवा में तो लटका नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात। ये जो गर्भाशय जो है हवा में तो लटका नहीं होएगा, अंदर हमारी बॉडी से जुड़ा होगा, बॉडी की दीवारों से जुड़ा होगा। तो एक फीमेल की जो शरीर की जो दीवार जो है कौन सी? ये श्रोणी भाग जो है श्रोणी भाग से जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? अगेन स्नायु के द्वारा। तो सिंपल तरीके से समझना था कि जैसे अंडाशय जो होता है वो स्नायुओं के द्वारा यानी लिगामेंट्स के द्वारा गर्भाशय की दीवार से भी जुड़ा हुआ और शरीर की दीवार से। शरीर के कौन सा भाग? सर जो श्रोणी भाग है उसकी दीवार से। सिमिलरली यूट्रस जो है वो भी शरीर की दीवार से जुड़ा हुआ है। कौन सी दीवार? सर श्रोणी दीवार से। तो याद रखना है क्या कि ये श्रोणी भित्ति से, कौन सी भित्ति से? श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ी रहती है, ये जुड़ा रहता है, जुड़ी कर देते हैं। ठीक है। तो गर्भाशय जो होता है वो स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है, जुड़ी रहती है। लड़का है कि लड़की है? जुड़ा रहता है। ठीक है। चलिए जी सर, स्नायु क्या होता है भैया? कल की क्लास देखो आप, बिना क्लास में ठीक है आया मत करा करो। ठीक है ललन टॉप। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बिना क्लास चेक किए तुम आगे की क्लास में बढ़ जाते, तुमको पुरानी क्लास दिखती नहीं है, फिर तुम क्लास में आके कहते हो ये क्या होता है वो क्या होता है, फिर अपना गुस्सा टीचर पर निकालते हो कि बताते नहीं हो। दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यही है कि तुम क्लास ना लो और मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता हूं। ठीक है जी। तो लिगामेंट क्या होता है? स्नायु क्या होता है? एक प्रकार का ऊतक होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है जिसका मुख्य कार्य जो होता है मसल्स को बोन से जोड़ने का काम होता है। लेकिन स्नायु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जो एक लेयर को, एक एपिथेलियम को दूसरी एपिथेलियम से, एक उपकला को दूसरी उपकला से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? स्नायु बोलता है। ठीक है जी। चलिए जी कितने बिंदु हो गए हैं? ये हमारा चौथा बिंदु था, ये अब हमारा क्या हो जाएगा? पांचवा बिंदु हो जाएगा। तो श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा रहती है, जुड़ा रहता है यार, जुड़ी रहती है, जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहता है। कौन? हमारा गर्भाशय। ठीक है। अब बात करते हैं भैया ये जो गर्भाशय जो होता है, इस गर्भाशय की अगर हम संरचना देखें, इस गर्भाशय की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये इस तरीके से फनल शेप स्ट्रक्चर है, या इस तरीके से नीचे की तरफ संकरी होती जाती है और ऊपर की तरफ कैसी होती है सर? ये गुंबद शेप की होती है। ये इस तरीके से गुंबद आकृति की होती है। कौन जुड़ा होता है भैया इससे? फैलोपियन नलिका, ये गर्भाशय। अब गर्भाशय का जो अंतिम भाग जो होता है, अब देखिए गर्भाशय के भाग भी देखेंगे हम यहां पर। गर्भाशय के भाग भी देखेंगे यहां पर, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से ये जो गर्भाशय जो होता है इसके टोटल कितने भाग होते हैं सर? स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। हाँ जी, इस तरीके से जो गर्भाशय जो होता है, इस गर्भाशय के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं जरा ध्यान से देखना। ये सबसे पहले ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं फंडस।
ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन याद रखना है, ठीक है। 3 भाग याद रखना। ये वाला क्या होता है? फंडस होता है। फिर नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये कहलाता है काय। अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं फंडस। और सबसे संकरा भाग जो है, जो आपको बिल्कुल पतला सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रीवा, सर्विक्स, ठीक है। तो इस तरीके से गर्भाशय के टोटल कितने भाग याद रखने? 3 भाग। ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं फंडस। जो सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ये क्या कहला रहा है? काय कहला रहा है, यानी बॉडी कहला रहा है। और ये लास्ट वाला जो पोर्शन, बिल्कुल पतला सा जो पोर्शन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब ही क्या होता है? नेक। जैसे हमारे शरीर में ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है, नेक बोलते हैं। सडनली क्या हो गया? एकदम सी चीज पतली हो गई है ना? तो नेक का मतलब ही क्या होता है? संकरा भाग होता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां तक हम लोगों ने देखा क्या? संरचना में फंडस के 3 भाग है, ठीक है जी। संरचना में हमने देखा, संरचना में हमने देखा गर्भाशय के 3 भाग है। लिख दीजिए, गर्भाशय के 3 भाग कौन कौन से हैं? सर, फंडस, काय और ग्रीवा। जो संकरा भाग जो होता है, पतला संकरा भाग जो होता है, वो कौन सा होता है? ग्रीवा होता है, ठीक है जी। अब देखिएगा, इस ग्रीवा के नीचे, यानी यहां तक की जो संरचना जो थी, वो संरचना कौन सी है? सर, ये जो हरे रंग से हमने बनाई है, वो है पूरी की पूरी, उस संरचना को हमने नाम दिया है, वो जो है पूरी की पूरी संरचना जो है, जो हमने हरे रंग से बनाई है, वो संरचना है गर्भाशय। अब गर्भाशय के नीचे जो है, यानी गर्भाशय का जो ग्रीवा है, इस ग्रीवा के नीचे जो भाग जो आ रहा है, वो है योनि। दिस पोर्शन इज कॉल्ड योनि। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेजाइना, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गर्भाशय योनि में ग्रीवा के द्वारा खुलता है? सोचो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गर्भाशय जो है, सर ये फंडस नहीं लिखा हुआ, अरे थ्योरी में नहीं लिखा हुआ, डायग्राम में लिखा हुआ है। गर्भाशय जो है वो गर्भाशय का ग्रीवा योनि में खुलता है, ऐसे बोल सकता हूं। या गर्भाशय योनि में गर्भाशय ग्रीवा द्वारा खुल सकता है, ऐसे बोल सकता हूं। तो ऐसे लाइन लिख सकते हैं आप। दूसरा बिंदु, गर्भाशय योनि में गर्भाशय ग्रीवा द्वारा खुलता है। सिंपल सा था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस बात में कंफ्यूजन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो फिर तो तुम। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि गर्भाशय का यह आखिरी भाग है ग्रीवा। गर्भाशय, ये पूरा गर्भाशय जिसका आखिरी भाग है ग्रीवा, और ये गर्भाशय योनि में ओपन हो रहा है। किसके द्वारा? अपने एक भाग के द्वारा जिसका नाम है ग्रीवा। इतनी सी बात थी, डन। अब इधर देखिएगा। अब जरा इमेजिन करिए, बच्चे का परिवर्धन, बच्चे का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट कहां पर होएगा? हमने इसको बच्चादानी नाम दिया है। क्यों बोला है बच्चादानी? क्योंकि यहां पर बच्चे का डेवलपमेंट होएगा। अब खुद जरा सोचो, बच्चे का डेवलपमेंट इस गर्भाशय के कौन से भाग में होगा? गर्भाशय के ये 3 भाग हैं। लॉजिकली जरा सोचो, इस गर्भाशय के ये 3 भाग हैं। कितने भाग है सर? ये गर्भाशय के 3 भाग हैं। एक काय है, एक फंडस है और एक ग्रीवा है। अब खुद जरा सोचो, इस गर्भाशय के अगर ये 3 भाग हैं, इन तीनों भाग में से, ये तीनों भाग जो हैं, इन तीनों भाग में से कौन सा भाग होएगा जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होएगा? नाम से पता लग रहा है कि भैया सबसे बड़ा भाग है ये। तो बच्चा जो है वो कहां विकास करेगा?
सर बच्चा जो है इस पूरी संरचना में डेवलपमेंट करेगा, इस पूरी संरचना में ये जो पूरी स्ट्रक्चर है यहां पर डेवलपमेंट करेगा, विकास यहां पर होएगा इसमें। तो ग्रीवा जो है वो तो बिल्कुल पतली सी जगह है, ये बिल्कुल पतली है, यहां पर विकास नहीं होएगा। ठीक है सर। अब बच्चा जो है जब गर्भकाल पूरा हो जाएगा, 9 महीने पूरे हो जाएंगे, तो ये जो यूट्रस जो होता है, ये जो यूट्रस गर्भाशय जो होता है ये पूरा फैल जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर फैलने की क्षमता नहीं होती, जब नहीं होती है तो बच्चा बाहर आएगा। हाँ सर। अब बच्चा जब बाहर आएगा तो क्या वो संकरे पात से या संकृत पात से, क्या ये पतले से भाग से बाहर आएगा? हाँ सर आएगा। अब कौन कौन से भाग से आएगा? सर इस नलिका से आएगा। ये देखो, ये जो नलिका जो बन रही है, ये जो नलिका बन रही है, ये जो नलिका बन रही है, पतली सी नलिका जो यहां से बन रही है। अब ये नलिका कहां पर बन रही है? सर ये जो ग्रीवा जो था इसके अंदर ये नली बन रही है, और जो योनि है इससे। तो कुल मिलाकर अगर हम बोलें क्या कि ग्रीवा जो है उसके अंदर एक नलिका बन रही है। सोचो, ये ग्रीवा है, उसके अंदर ये पतली सी नलिका बन रही है। अरे भाई मेरे, ये एक नलिका नहीं बन रही, नाल नलिका नहीं बन रही है, नली बन रही है। एक शुभम पटेल को ब्लॉक करवा देना, ये दिखे ना मेरे को। ठीक है, ये नली बन रही है। हाँ सर, नली बन रही है। हाँ जी, ये जो नली जो बन रही है, इस नली से होता हुआ बाहर आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि गर्भाशय ग्रीवा की नलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा नलिका, सर्विकल कैनाल और योनि, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये ग्रीवा, उसके अंदर जो खाली जगह है एक नलिका के रूप में, और योनि। इन दोनों क्षेत्रों से, इन दोनों जगह से बच्चा आएगा बाहर। और बच्चा अगर इन दोनों जगहों से अगर बाहर आ रहा है तो ये दोनों मिलकर क्या जन्म नाल कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी? इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? सर गर्भाशय की ग्रीवा की नलिका, जिसको हमने बोला ग्रीवा नलिका, और योनि मिलकर जन्म नाल कहलाती हैं, बर्थ कैनाल कहलाती है। जिनको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है कि सर ये क्या बोला, सर 7वां बिंदु क्या लिखवाया है? कहां है 7वां बिंदु मेरे भाई? ये 5वां है। 5वें बिंदु के ये छोटे छोटे पॉइंट थे, A, B, C। कौन सा 7वां बिंदु है मेरे भाई? कौन है ये? 4-5 भोंडू लाल भर दिए ना इस बैच में, इनको समझा के थक लो, ये नहीं मानेंगे, औरों का और टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ जी, गर्भाशय ग्रीवा की नलिका क्या कहला रही है? ग्रीवा नलिका और योनि, ये मिलकर क्या कहला रही है? जन्म नाल कहलाती है, बर्थ कैनाल कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? नीट में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये चीज याद रखना, बहुत बेसिक सर, बहुत सिंपल सी चीज है। सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई, मैंने कहा वापस से समझो। तुमको ये चीज समझ में नहीं है, वापस से समझ लो। ये है गर्भाशय और ये है गर्भाशय का पतला सा भाग, यूं समझना। ये क्या है? पूरा का पूरा गर्भाशय है। ऐसे समझ, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ, दूसरे तरीके से, किसी तरीके से तो समझ में आएगा। ये है गर्भाशय और ये है पतला सा भाग। अब प्रश्न एक और बनेगा, सर ये पतला क्यों है? सर ये संकरा क्यों है? पूछेगा ना, सर ये पतला क्यों कर दिया? अरे बाबू एक तो मेरे को एक बात बता, क्या मैं इसको बंद कर देता? सोचो, क्या ये बंद कर दूं यहां से? ये लो सर बंद कर दो, एक काम करो बंद कर दो। बच्चा कैसे आएगा बाहर फिर? ठीक है सर, बंद नहीं करेंगे, नीचे से खुला रखेंगे। ठीक है, लेकिन पतला क्यों कर दिया? सोच, अगर फैला दूंगा तो बच्चा बाहर नहीं निकल जाएगा। बंद नहीं कर रहे हैं तो नीचे से छोटा करना पड़ेगा ना। अगर इसको भी अगर खोल दें तो बच्चा तो बाहर आ जाएगा, ठुसुक पुचुक बच्चा आ जाएगा बाहर। तो नीचे क्या करना पड़ेगा?
संकरा करना पड़ता है। डन। तो भैया ये है कौन, गर्भाशय, और ये गर्भाशय का नीचे पतला भाग है जिसका नाम है क्या, सर्विक्स, ग्रीवा है। ठीक है, ग्रीवा किसमें ओपन हुआ सर, ग्रीवा जो है वो ओपन हो रहा है किसमें सर, योनि में। इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई है, इतनी सी बात क्लियर है। ये गर्भाशय, इस गर्भाशय का ये वाला भाग है ग्रीवा, और फिर ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ये है योनि। अब आप मुझे बताइए, बच्चा जो है यहां पर हंसता खिलखिलाता हुआ ये बच्चा है, बोल रहा है मैं बाहर आने वाला हूं, कह रहा है मैं बाहर आने वाला हूं। अब बताइए अगर वो बाहर आएगा तो इसी जगह से आएगा, हाँ सर, और ये जगह एक पतली नलिका के रूप में बन रही है, हाँ सर। अब ये जो नलिका जो आप देख रहे हो एक तरीके से नलिका नहीं बन रही है, एक तरीके से पाइप सा नहीं बन रहा, हाँ सर। इस पाइप से, इस नलिका से अगर ये बाहर आएगा तो ये दोनों संरचना कौन, ग्रीवा और योनि। ग्रीवा के अंदर ये जो जगह जो है एक नलिका है, हाँ सर, जिसको हमने क्या बोल दिया, ग्रीवा नाल बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, ग्रीवा नाल बोल दिया। सर्विकल कैनाल बोल दिया। अंग्रेजी में क्या बोल दिया, ग्रीवा नलिका या ग्रीवा नाल बोल दो, एक ही चीज है, ग्रीवा नाल या ग्रीवा नलिका, सर्विकल कैनाल और योनि मिलकर एक ऐसी नलिका बना रहे हैं जिससे जन्म होने वाला है बालक का। तो इस नलिका को हमने क्या नाम दिया सर, इसको हमने जन्म नाल बोल दिया, बर्थ कैनाल बोल दिया। इतनी सी बात समझनी थी। बताओ चौरसिया साहब, आपको समझ में आ गई अब ये बात, अब क्लियर है ये वाली चीज। हाँ जी सर, लेकिन ये तो बहुत पतली है, बेचारा बच्चा कैसे बाहर आएगा, इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, मम्मी को प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेन होएगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, बच्चा ऐसे थोड़ी ना है कि आ जाओ चलो आ जाओ, नहीं, दुख दर्द देकर आता है। पहले अपनी माँ को दुखी करता है, माँ दबाव लगाती है कि आजा बाहर आजा, बहुत घूम लिया अंदर, अब तू बाहर आजा। तो वो कहता है ऐसे नहीं आऊंगा, दर्द दूंगा तब आऊंगा बाहर। ऐसे थोड़ा ना माँ कहलाती है दोस्त, दर्द झेलती है, पैदा होने से पहले भी दर्द झेलती है, पैदा होने के बाद भी दर्द झेलती है। ऐसे थोड़ा ना माँ कहलाती है। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे। ये था हमारा संरचना के अंदर पहला बिंदु, मतलब फिफ्थ बिंदु था संरचना। हाँ जी, ये फिफ्थ बिंदु था क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर ए बी सी, डी जो है वो हम यहां पर अगला बिंदु देखते हैं, डी बिंदु। अब डी बिंदु क्या है, डी बिंदु है कि गर्भाशय की भित्तियां। गर्भाशय जो है वो 3 स्तरों से या 3 गर्भाशय जो है वो 3 भित्तियों से बना होता है, 3 भित्तियों से बना होता है। हाँ जी, कितनी भित्तियों से बना होता है, 3 भित्तियों से बना होता है। कितनी भित्तियों से बना हुआ भैया, 3 भित्तियों से बना होता है। सर बच्चे को पेन नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा बेटा, बच्चे को भी होएगा। अब बच्चा बता तो नहीं पाएगा ना तुमको कि मेरे को, जब तुम बता पाओगे जब हम बाहर आए थे इस दुनिया में हमको बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, नहीं ना। हाँ जी, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जब हार्मोन की बात करेंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ तेरे को अगर वैसे पढ़ना है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो बर्थ कराने में, जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, जन्म हार्मोन बोलते हैं। तेरे को नाम सुनना था, ऑक्सीटोसिन। चल, गर्भाशय की 3 भित्तियां होती हैं। वो 3 भित्तियां कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले होती है परिगर्भाशय, जिसको हम पेरी मेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बाहर, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले परिगर्भाशय, दूसरी है गर्भाशय, पेशी स्तर, इंग्लिश में मायोमेट्रियम। नोट्स बना रहे तो इसी हिसाब से बनाते जाना जिस तरीके से हम बिंदु लिख रहे हैं, ठीक है जी। और लास्ट में है अंत्य गर्भाशय स्तर या गर्भाशय अंत्य स्तर बोल दीजिए।
गर्भाशय अंतः स्तर, या अंतः गर्भाशय स्तर या गर्भाशय अंतः स्तर, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो इस तरीके से ये टोटल 3 लेयर होती हैं, 3 दीवारें होती हैं। अगर हम यहां पर देखें तो इस तरीके से ये टोटल 3 दीवारें होंगी। ठीक है, जिसमें सबसे बाहर जो है, फिर उसके बाद ये लाल रंग से बना रहा हूं, सिर्फ चीज समझनी है और कुछ नहीं करना है। आपने डायग्राम बनाना है तो एक तरफ का बना लीजिएगा बस, बाकी और डायग्राम नहीं बनाना है आपने। हमें जस्ट एक कंसेप्ट को समझना था। ये सबसे बाहर जो है, ये वाली ग्रीन कलर से जो हमने बनाई है, ये हरे रंग से जो बनाई है, ये है परिगर्भाशय भित्ति। फिर लाल रंग से जो हमने बनाई है वो है हमारी गर्भाशय पेशी स्तर, और फिर हम अंदर पिंक कलर से बना रहे हैं ये है हमारी अंतः स्तर। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल 3 लेयर मिलती है, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, और इधर ऊपर की तरफ भी मिलेगी, जो आप एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये सबसे बाहर वाली है परिगर्भाशय, ये सबसे बाहर वाली इस तरीके से। फिर उसके बाद है गर्भाशय पेशी स्तर, ये पूरी की पूरी जो है सबसे मोटी जो है ये है गर्भाशय पेशी स्तर, और फिर सबसे अंदर वाली है गर्भाशय अंतः स्तर, यानी ये वाली जो है ये है गर्भाशय अंतः स्तर। तो इस तरीके से टोटल कितनी स्तरें पाई जा रही है सर? 3 स्तर पाई जा रही है। यहां पर भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला भाग जो होता है, जिसको हम बूंदन या फंडस बोलते हैं, यानी फूला हुआ भाग जो होता है, ये भी गर्भाशय का ही भाग है। तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इन सब में ये 3 भाग मिल रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला है, ये 3 स्तरें पाई जा रही हैं। किसमें? गर्भाशय की 3 भित्तियां पाई जा रही हैं। ठीक है, अब हालांकि मेरे को पता है कि आप जो है पिछले आरंभ 2024 का लेक्चर देखा होगा आपने, और डेफिनेटली अगर देखा होगा तो आप यहां आकर अपनी उत्सुकताओं को शांत करने के लिए पूछेंगे कि सर आपने वहां पर पढ़ाया है। आप इस चीज को कितनी बार समझाऊं कि भाई वहां पर एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी पढ़ा रखी हैं, तेरा मन कर रहा है तो पढ़, नहीं मन कर रहा तो छोड़ दे, और मैं बोलूंगा छोड़ दे। अब तू वहां पर जाकर पढ़ेगा, मैं तेरे को वहां पर सुनाई देगा क्या कि जो फैलोपियन नलिका तुमने पढ़ी थी, उस फैलोपियन नलिका में भी यही 3 स्तर होती हैं। फैलोपियन नलिका में भी यही 3 स्तर होती हैं, जिसमें से जो फैलोपियन नलिका में जो अंतः स्तर जो होती है उसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं। ये चीज सुनने को मिलेगी, वहां पर पढ़ाया हुआ है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, रोज की रोज बोल रहा हूं कि प्लीज सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज, और वो सिर्फ एनसीईआरटी की एक लाइन कवर कर लो। लेकिन कई बच्चे जो मान नहीं रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार एक ही चीज को बार बार दोहराना पड़ रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। इतनी बार बोल दिया कि सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस कर लो। नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमें तो संपूर्ण ज्ञान चाहिए। तो इस तरीके से ये टोटल 3 स्तरें हैं। सबसे बाहर जो है वो है पेरीमेट्रियम, फिर है मायोमेट्रियम, और फिर है एंडोमेट्रियम। इस तरीके से टोटल 3 स्तरें पाई जाती हैं यहां पर। हेलो 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 हेलो, कोई है क्या इधर? राहुल सो गया था क्या? कमेंट चले गए थे, वो आ गए हम। हाँ जी, चलिए जी, डन। तो इस तरीके से यहां पर ये 3 स्तरें पाई जा रही हैं। अब इन 3 स्तरों से क्या प्रश्न बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या क्या प्रश्न बनेगा? आइएगा, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं
पेरीमेट्रियम की, यानी परिगर्भाशय की। सर पेरीमेट्रियम से कौन सा प्रश्न बन सकता है? पेरीमेट्रियम से सिर्फ एक प्रश्न बनेगा, सिर्फ एक ही चीज बन सकती है कि पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट है कि इनर मोस्ट है कि बीच में मिल रही है। सिंपल सा, क्या है? बाह्य स्तर। दूसरा, क्या ये पतली होती है या मोटी होती है? तो याद रखना ये कैसी होती है? पतली स्तर होती है, पतली झिल्ली में होती है। बिल्कुल बिल्कुल पतली झिल्ली में होती है, पतली सी झिल्ली के समान होती है। इसलिए हमने जानबूझ के इस डायग्राम में आपको जो आउटर मोस्ट है कंपैरेटिवली पतली दिखाई है। खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यहां पर जो तुम्हारा प्रश्न पैदा कर सके एनसीईआरटी बेस्ड। सिंपल, परिगर्भाशय दिखती है। तुमसे कोई नहीं पूछ रहा कि ये प्रोटेक्शन करेगी, इसका कार्य क्या है, कुछ नहीं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, पतली झिल्ली में है। ये दो वर्ड याद रखने हैं। तुम्हारे लिए चीजें आसान की जा रही है। कौन? खुद नीट जो है बनाने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले तुम्हारे लिए चीजें इजी कर रहे हैं कि भाई तो फोकस क्यों नहीं करता है सिर्फ एनसीईआरटी पर। लेकिन नहीं, हमको तो ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। कर लो, फिर तुम्हारी मर्जी है। फिर है गर्भाशय पेशी स्तर। गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है, मायोमेट्रियम जो होती है, गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम जो होती है, इससे क्या बिंदु बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? क्या ये मध्य स्तर है? हाँ जी। क्या ये मोटी है कि पतली है? भाई साहब मोटी स्तर है। किससे बनी हुई है? सर पेशी से बनी हुई है। कौन सी पेशी से? चिकनी पेशी से बनी होती है। किससे बनी होती है? चिकनी पेशी से बनी होती है। अब चाहे तो आप इन दोनों बिंदुओं को एक साथ लिख सकते हैं, मध्य मोटी स्तर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मध्य मोटी स्तर, यानी दो बिंदुओं को आपने एक साथ जोड़ दिया कि बीच में मिल रही है और मोटी स्तर होती है। और साथ ही साथ किससे बनी होती है? सर चिकनी पेशियों से बनी होती है। अब यहां पर आई नो, यहां पर रानी चौरसिया का प्रश्न बनेगा, सर ये चिकनी पेशी का होता है। हमने बोला यही तो बताना है आपको। सर ये चिकनी पेशी क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं स्मूथ मसल्स, है ना? पूछेंगे ना। आइए, छोटी सी बात है, हल्की सी बात है, फटाफट देखते हैं। बेटा हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर, या मेनली अगर हम प्राणी जगत की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, तो मसल्स जो होती हैं उन मसल्स को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सिंपल सा वर्ड देखना है, मसल्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जिसको हम बोलते हैं पहली जो होती है जिसको हम बोलते हैं कंकालीय। कंकालीय। दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं अंतरंग, और तीसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं हृदय। अब इनके और भी कई नाम होते हैं। कंकालीय जो होती है इसको हम रेखित बोलते हैं, इसको हम चिकनी बोलते हैं, और ये जो होती है ये भी रेखित होती है। ये जो होती है ये ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, ये अनैच्छिक होती है, और ये ऐच्छिक होती है, ये भी अनैच्छिक होती है। ठीक है, बाकी और चीजें डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन और संचलन, वहां पर डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा समझना था। सर अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं ये भी मैं लिख देता हूं। कंकाली को हम बोलते हैं स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। रेखित का मतलब होता है स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, और एच का मतलब होता है वॉलेंट्री। अंतरंग को हम बोलते हैं विसरल, चिकनी को हम बोलते हैं स्मूथ, और अनैच्छिक को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। हृदय को बोलते हैं कार्डियक, रेखित को वही स्ट्रिएटेड, और अनैच्छिक को इनवॉलेंट्री। तो ये तो हमने सिर्फ नाम लिखे हैं। अब चीज फटाफट जल्दी से सुन लीजिएगा क्या है भाई साहब।
यहां पर जो चीज जो इतनी सी बात समझनी थी वो ये, नाम में जरा सोचिए, नाम में आ रहा है कंकालीय पेशी। कंकालीय पेशी का मतलब ये मेरी हड्डियां हैं अंदर, आपके अंदर भी है। आपकी हड्डियों से, हड्डियां क्या बना रही, कंकाल बना रही है, उनसे जो मसल्स जुड़ी हुई होंगी वो क्या कहलाएंगे सर, कंकालीय पेशियां। ठीक है सर, इधर की तरफ आते हैं। अंतरंग का मतलब क्या होता है, याद रखना, वो अंग जो अंदर मिल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर मिल रहे हैं, उन अंगों से संबंधित जो मसल्स होगी। जैसे सर हमारा पेट है, पेट के अंदर जब भोजन जाता है तो पेट सिकुड़ता है, या आंतों के अंदर जब भोजन जाता है तो आंतें सिकुड़ती है। हाँ सर, अब वो आंतें अगर सिकुड़ेंगी तभी तो भोजन या अपाचित भोजन या मल आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हाँ सर, आगे बढ़ेगा। तो जरा सोच, अंदरूनी अंग जो होते हैं जिनको हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, अंतरंग अंग बोलते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, उन अंगों से संबंधित मसल्स अंतरंग मसल्स। सीधा सीधा तीसरी, हृदय, जो हमारे हार्ट में मसल मिलेगी, हार्ट मसल। डन। अब ये जो मसल्स जो होती हैं, ये 3 प्रकार की मसल्स जो होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये मान लो कोशिका है। कौन है ये, कोशिका है। सर ऐसी कोशिका होती है, हाँ, बेलनाकार कोशिका होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये जो कोशिका होती है ये तर्कु रूपी होती है। जिनको याद आ रहा है, तर्कु मैंने आपको बताया था, स्पिंडल कैसी शेप थी, इस तरीके की थी, और ये भी कैसी होती है, सिलेंडर शेप की होती है। ठीक है, तो इनकी शेप भी मैंने आपको बता दी, ये बेलनाकार होती है, ये आपकी तर्कु होती है, ये भी बेलनाकार होती है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये है कोशिका। कौन है मेरे भाई, कोशिका है। इस कोशिका में तेरे को एक केंद्रक दिखेगा, इस कोशिका में तेरे को एक केंद्रक दिखेगा, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ले, एक और कंसेप्ट मैंने तेरे को बता दिया यहां पर, जो कंकालीय पेशी होती है ये बहुकेंद्रकीय होती है, ये एकल केंद्रकीय, ये एकल केंद्रकीय होती है। एक और कंसेप्ट बता दिया। लो जनाब, यहां पर समझने की कोशिश करना, इस कोशिका के ऊपर इस तरीके से ना प्रोटीन का आवरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रोटीन की चादर मिलती है, प्रोटीन्स की, इस तरीके से प्रोटीन की चादरें मिलती हैं। अब ये प्रोटीन की चादरों के कारण या प्रोटीन के आवरण के कारण ये कोशिका कैसी दिखाई देगी सर, खुरदरी। इस पर नहीं मिल रही है, इस पर भी मिल रही है। तो इनमें से जरा सोच, कौन सी कोशिका है जिस पर रेखाएं मिल रही हैं। सर इन पर रेखाएं मिल रही हैं प्रोटीन्स की, इन पर रेखाएं मिल रही है प्रोटीन्स की, तो इसको हम बोलेंगे रेखित, इसको हम बोलेंगे रेखित, और ये अरेखित कहलाएगी या चिकनी कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ बोलेंगे। इस पर कोई रेखा नहीं मिल रही है, इसलिए क्या कहलाएगी, चिकनी कहलाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऐच्छिक क्यों बोला, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी, ये भी अनैच्छिक है, इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी। चलिए सर, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले बता चुके, जस्ट एक बार रिवाइज कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय क्या है, एक खोखला अंग है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। और वो जो खोखला अंग है जो अंदर मिल रहा है, उसमें कौन सी मसल मिलेगी, कंकालीय, अंतरंग या हृदय। तो नाम से पता लग रहा है हृदय वाली तो हृदय में मिलेगी, बची ये दोनों। अब इन दोनों में से गर्भाशय क्या कंट्रोल में होता है मम्मी के, कि चलो चलो बच्चा जो इसको बाहर निकाल देते, बच्चा जो इसको अंदर रख लेते हैं, क्या कंट्रोल में रहेगा, नहीं। तो कैसी मसल्स मिलेंगी सर, अनैच्छिक मसल्स मिलेंगी, चिकनी मांसपेशियां मिलेंगी, अंतरंग मांसपेशियां मिलेंगी। चाहे तो आप तीनों नाम लिख सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने सिंपल चिकनी पेशी लिखा हुआ, यही चीज समझानी थी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ जी, बिल्कुल पुनित प्रजापति, बिल्कुल सही है, जैसे मूत्र मार्ग में मिलती है। चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये हमारी पहली स्तर थी, ये हमारी दूसरी स्तर है जिसका नाम था मायोमेट्रियम। अब सर इसका कार्य याद रखना है, हाँ इसका कार्य याद रखना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। क्या सर, अब इमेजिन करिए, ये जो बच्चा जो है, इस अंदर जो बच्चा जो है, जब वो फल फूल जाएगा, 9 महीने का गर्भकाल जब पूरा होने वाला है या पूर्ण होने वाला है, एक एक्सपेक्टेड डेट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि भैया ये डेट है और इस डेट के अकॉर्डिंग आपका बच्चा होएगा। ठीक है जी, अब प्लीज फालतू के सवाल मत पूछना। ये बच्चा अगर बाहर आना चाहेगा तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए इस गर्भाशय को संकुचन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा, संकुचन करना पड़ेगा। अब वो संकुचन करने के लिए इस गर्भाशय की दीवारों में मसल्स होनी चाहिए। हाँ सर, तो ये रही ना मसल, ये रही मसल। तो ये जो गर्भाशय की जो मसल्स जो होती हैं, ये क्या करती है, संकुचन करती है। कब, जब अंतिम समय आता है गर्भकाल का, और गर्भकाल का जब अंतिम समय आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव। तो याद रखना, ये जो स्तर जो होती है, प्रसव के दौरान क्या होते हैं, संकुचन। प्रसव के दौरान संकुचन होता है। क्या,
इस स्तर में प्रसव के दौरान, ऐसे लिख देता हूं, इस स्तर में प्रसव के दौरान संकुचन होता है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ जानी चाहिए। ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी कि जो ना समझ में आए। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ में सुन रहे हैं। हाँ जी, ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा, ये हमारी दो स्तरें हो चुकी हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तीसरी पर आते हैं, कौन सी है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय अंतःस्तर जो होती है, जिसको हमने बोला है एंडोमेट्रियम। अब इस एंडोमेट्रियम से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त यहां पर। सर संकीर्ण क्या होता है? संकीर्ण मतलब सिकुड़ा हुआ, ठीक है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब सिकुड़ गया। जैसे ये हमारा ये फेस ऐसे सीधे सीधे जा रहा था, हाँ सर एकदम से सिकुड़ गया, संकीर्ण हो गया। गर्दन जो है, जब गर्दन आई तो क्या हो गया? पिचक गया, ठीक है। तो गर्भाशय अंतःस्तर से प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। बिंदु याद रखना, क्या ये है सबसे अंदर वाली स्तर, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये बाह्य स्तर है, ये मध्य स्तर है, तो ये क्या है? ये सबसे अंतः स्तर है। यानी लिखूं क्या? नाम से पता लग रहा है अंतः स्तर यानी सबसे अंदर वाली स्तर है। सीधा ये किससे बनी होती है? ये ग्रंथिल ऊतक से बनी होती है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्भाशय की कौन सी स्तर ग्रंथिल ऊतक से बनी होती है? तो ग्रंथिल ऊतक से बनी होती है। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, ग्रंथिल ऊतक से बनी होती है। ग्रंथिल ऊतक का मतलब क्या होता है? सोचो, ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ग्रंथिल ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह जो एक ऊतक बना रहा है, जिसको हम ग्रंथिल ऊतक बोल रहे हैं। ग्रंथिल ऊतक का मतलब एक प्रकार की ग्रंथि, ग्लैंड। और ग्रंथि का कार्य क्या होता है? किसी न किसी प्रोडक्ट को निकालना। समझ इस चीज को, शांति से सुन, पेशेंस के साथ में सुन, चीजें समझ में आएंगी। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रक्चर जो अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। गांठ नहीं होता भोंदू। ग्रंथिल का मतलब गांठ नहीं होता। ग्रंथिल का मतलब, ग्लैंड का मतलब एक स्ट्रक्चर है जो कुछ सिक्रीट करेगी। क्या करेगी? कुछ सिक्रीट करेगी, कुछ स्त्रावित करेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। हम जल्दी से मुझे बताइए, जितनी भी ग्रंथियां हमारे अंदर है, हमारी जो ग्रंथियों की कोशिका है उसमें आरईआर ज्यादा है कि एसईआर ज्यादा है? फटाफट मुझे कोई बताए तो बताइए जल्दी से। सर सभी परत ऊतकों से बनी होती है। हे भगवान, यस अजय रावत, सारी की सारी ऊतकों से ही बनी होती हैं बेटा। कोशिकाएं मिलकर ऊतक ही बनाएंगी। सर एसईआर तुम छोड़ दो रे, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की वैसे ही नहीं है, और वैसे भी पेपर जो है टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तुम रहने दो। ये जो एसईआर वाले जो बालक है, प्लीज आपसे अनुरोध रहेगा, छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है यार। जो एसईआर कर रहे हैं ना, तुम्हारे बस की नहीं है। हकीकत ये है कि तुमसे याद नहीं होती है चीजें, और लिटरली बता रहा हूं, तुमको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन हां तुम्हारे बस की नहीं है। सच्ची कह रहा हूं, तुम्हारे बिल्कुल कतई बस की नहीं है। गुस्सा आ रहा होगा, मेरे ऊपर निकालने का मन कर रहा होगा, उटपटांग लिखने का मन कर रहा होगा कि ऐसा कैसे बोल दिया। हकीकत है तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम याद ही नहीं रख पाते हो। तुमको साफ साफ बताया था, क्वेश्चन करवाए थे, वो कोशिकाएं जिनका मुख्य कार्य स्त्रावण होता है, और वो कोशिकाएं जो स्त्रावण करेंगी, सिक्रीशन करेंगी, उनके अंदर दो कोशिकांग प्रमुखता से पाए जाते, एक आरईआर और एक गोल्जी काय। आरईआर और गोल्जी काय, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय
प्रमुखता से किसके अंदर मिलते हैं? उन कोशिकाओं में जिनका मुख्य कार्य स्त्रावण होता है, सिक्रीशन होता है। अब आप खुद सोच लो, ग्लैंड क्या होती है? वो कोशिकाओं का समूह जो ऊतक बना रहा है, वो जिनका मुख्य कार्य क्या है? सिक्रीट करना, स्त्रावित करना। अब आप पूछेंगे क्या स्त्रावित करना? मैंने कहा या तो एंजाइम निकालना या हार्मोन निकालना। एंजाइम प्रोड्यूस करना, हार्मोन प्रोड्यूस करना, ये ग्लैंड्स का मुख्य फंक्शन होता है, ग्लैंड्स का। डन। सिर्फ हार्मोन निकाला जाता है, सिर्फ एंजाइम निकाला जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आपके मुंह में थूक निकल ली है? हाँ सर। थू निकल ली है? हाँ सर। निकल ली है? हाँ सर निकल ली है। ये जो थूक जो निकल ली है, कहां से आ रही है? ये जो सलाइवा जो है, ये कहां से आ रही है? सर मायोमेट्रियम प्रसव के समय संकुचन करते हैं। इस स्तर में प्रसव के दौरान, इस स्तर में प्रसव के दौरान संकुचन होता है। मैंने यहां लिख दिया है बेटा, बेटा सामने लिखा हुआ है बेटा। और कैसे लिखूं बेटा, बताओ मेरे को। सामने लिखा हुआ है, समझा दिया। बोलो क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा हमारे अंदर थूक बनती है, लार बनती है। हाँ सर। ये लार कहां से आ रही है? ये लार कहां से आ रही है? 10वीं कक्षा का प्रश्न पूछ रहा हूं मैं तेरे से। ये लार कहां से आ रही है? सर हार्मोन तो एसईआर बनाते हैं। अरे भोंदूलाल, किसने तुमसे कह दिया हार्मोन एसईआर बनाते हैं? अरे बुद्धू, वो स्टेरॉइडल हार्मोन की बात करी थी। हार्मोन क्या सिर्फ स्टेरॉइडल होते हैं? पर्टिकुलरली लिखा था हमने। सुनते नहीं हो, याद नहीं रखते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इजी नहीं है। स्टेरॉइडल हार्मोन जो थे वो एससीआर बना रहा था। हाँ भाई, कहां से आ रही है लार? लार ग्रंथियों से आ रही है। क्या होती है? लार ग्रंथियां। तो जरा सोचिए, ग्रंथियां क्या क्या निकाल सकती है? सर ग्रंथियों से एंजाइम भी बनते हैं, एंजाइम भी स्त्रावित हो सकते हैं। ग्रंथियों से हार्मोन भी स्त्रावित हो सकते हैं। ग्रंथियों से श्लेष्मा भी निकल सकती है। क्या क्या निकल सकती है? सर एंजाइम भी आ सकते हैं, हार्मोन भी आ सकते हैं, श्लेष्मा भी आ सकती है। म्यूकस, जैसे हमारा लार जो एक प्रकार की म्यूकस, एक प्रकार की श्लेष्मा है, तरल है, फ्लूइड है। अब इतनी सारी चीजें अगर तुमने सुन ली, समझ ली बांगड़ू, तो मुझे इतनी सी बात बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। इंसुलिन वर्ड याद आ रहा है? हाँ सर इंसुलिन एक हार्मोन होता है। हाँ जी होता है। इंसुलिन कहां से निकलता है? हमारे अंदर पेनक्रियाज, कोई ग्रंथि होती है। हाँ सर। इंसुलिन कौन है? हार्मोन जो कहां से निकलता है? ग्रंथि, जिसका नाम है पेनक्रियाज। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। डन। सर ऑल ग्लैंड्स आर ऑर्गन। नहीं पुनीत प्रजापति, कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऊतक होते हैं, कुछ अंग भी होते हैं। पुनीत प्रजापति सुन लो, जितनी भी ग्रंथियां हैं वो कोशिका भी हो सकती है, एकल कोशिकीय ग्रंथि, जैसे हमारे अमाशय में होती हैं, हमारे पेट में होती हैं। अब डीपली जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं रहेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा इतनी सारी चीजें अभी के लिए, ठीक है? नहीं तो पाचन तंत्र वैसे तो सिलेबस से हट चुका है, उसमें भी आता ही है। आपके अमाशय के अंदर सेल्स होती हैं, जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, जैसे जी सेल होती हैं, रेनिट सेल्स होती हैं। एकल कोशिकीय कोशिका जो होती है वो भी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। ये चीज, ये वर्ड आपको मैं बताऊंगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में। अभी फोकस कर मेरे भाई, जो चीज समझनी थी क्या, कि ग्रंथियां जो एंजाइम भी निकाल सकती है, हार्मोन भी निकाल सकती है। श्लेष्मा एक तरल होता है, गाढ़ा तरल होता है। इतनी सी बात सिर्फ समझाने के लिए क्या, कि भैया ये जो अंत्य स्तर जो होती है ये निकालती है श्लेष्मा। सुन मेरे भाई, हेलो, क्या निकाल दिया सर? श्लेष्मा निकाला। इसने क्या निकाला सर? श्लेष्मा। अब सर ये श्लेष्मा क्या करेगा सर? ये श्लेष्मा जो निकाला जा रहा है ये क्या करेगा श्लेष्मा? सर एनसीईआरटी में दिया है मायोमेट्रियम प्रसव के समय संकुचन करते। बावले तो नहीं हो गई है गुड़िया? पगला तो नहीं गई? दिमाग हिल गया है क्या? मतलब
भौकलाए जाते हो। क्या लिखा है? गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम बेटा गर्भाशय पेशी स्तर को इंग्लिश में मायोमेट्रियम बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मायोमेट्रियम प्रसव के दौरान संकुचन करती है। सर एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए प्लीज। गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेजी से संकुचन होते हैं। क्या देखूं बताओ? क्या बताऊं? बताओ। एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए। सानिया में ना चांटा लगा दूंगा अब। बेवकूफी की एक हद होती है, तुम पार करे जा रही हो, करे जा रही हो, करे जा रही हो। मायो नहीं, एंडोमेट्रियम में संकुचन होता है ना सर। हे मेरी माँ। भाई मनोज जी कुछ दे दो यार, डिस्प्रिन विस्प्रिन दे दो यार। ये पागल है और पागलों की फौज भर दी है इसमें। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपना हो जाएगा। मैं तो कसम से मेरा हो जाएगा भैया, बावला हो जाऊंगा मैं तो। बार बार बोल रहा हूं कि बेटा अच्छा ये बालिका जो है ये सोच रही होगी सर आपने इसके आगे एरो कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है? ऐसा तो नहीं सोच रही है सर आप एंडोमेट्रियम लिखे हैं देखिए। होए मेरे को लग ही रहा था, मेरे को लग ही रहा था कि ये लड़की ये सोच रही होगी कि सर ये जो चीज जो है ये इसके लिए है। मेरे को लग रहा था, मैं सोच रहा था कि जरूर इसने यही दिमाग लगाया होगा। यही लग रहा था मेरे को। किस किस को हंसी आई? और कौन कौन था? और कोई था जिसको ये सुनकर हंसी आई? सर प्लीज कंटिन्यू, थोड़ा हमको हंस लेने दो, जरा औरों को हंस लेने दो। बालिका ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया कि सर आपने ये जो चीज लिखी है ये एंडोमेट्रियम के आगे लिखी है, इस वजह से हम ये सोच रहे थे कि ये जो संकुचन जो है एंडोमेट्रियम करती है। सलूट है आपको। इसीलिए हम बॉक्स में बंद कर दिए इसको कि बेटा ये जो बॉक्स है ये किसके लिए है? ये मायोमेट्रियम के लिए है। ठीक? हा पूरी मारे। और कोई है जनाब इस लेवल का सोचने वाला तो प्लीज हमको बता देना। मनोज जी प्लीज एक मंगा लो यार, डिस्प्रिन मंगा लो, मंगा लो, एक डिस्प्रिन मंगा लो आज। चलो हाँ भैया, क्या पढ़ रहे थे? एंडोमेट्रियम पढ़ रहे थे, गर्भाशय अंतःस्तर पढ़ रहे थे। बस हो गया, सानिया ने गलती करी, उसको पता लग गया। तुम टीचर नहीं हो जो उसके ऊपर बोल रहे हो सानिया ये कर लो, सानिया वो कर लो। प्लीज हो गया, ठीक है। चलो हल्का सा मजाक कर लिया हमने
और उसको समझ में आ गई कि उसने क्या ब्लंडर मिस्टेक करी थी। चल आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय अंत्यस्तर एंडोमेट्रियम, बेटा ये एंडोमेट्रियम जो है ग्रंथिल ऊतकों से बनी होती है। ग्रंथिल ऊतक मींस ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यूज, ऐसी कोशिकाओं के समूह जो कुछ ना कुछ स्त्रावित करेंगे। वो एंजाइम भी निकाल सकते हैं, हार्मोन भी निकाल सकते हैं, श्लेष्मा भी निकाल सकते हैं, वो होते हैं कौन? ग्लैंड्स होती है। अब बात करते हैं सर ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है ये क्या निकालती है? क्या ये एंजाइम निकालती है? नहीं। क्या ये हार्मोन निकालती है? नहीं। तो सर इसने क्या निकाला? इसने निकाली श्लेष्मा। क्या निकाली? श्लेष्मा निकाली है। देख मैंने यहां पर लिखा है क्या निकाली? क्यों निकाली सर श्लेष्मा? क्यों निकाली? यहां पर इस एंडोमेट्रियम, भाई ये तेरे को अंदर पिंक कलर की दिख रही है, हां सर ये पिंक कलर की दिख रही है। इसने बाहर क्या निकाली? श्लेष्मा निकाली, म्यूकस निकाली, चिपचिपा पदार्थ है। जैसे एक पानी है, इसके अंदर पानी है और एक हमने थूक निकाल दी है, निकाली नहीं है, जस्ट समझा रहा हूं। इनमें से कौन सी लिसी होगी, कौन सी चिपचिपी होगी? सर जो थूक जो होती है, सलाइवा जो होती है, उसमें चिपचिपापन होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो चिपचिपापन पैदा करते हैं, है ना। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्त समझना, ये कौन है सर? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका से कौन आएगा जरा सोचो। आपको पता है इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुमको बताया था रोपण, अगर तुमको याद आ रहा हो। सोच 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 सोच, जल्दी से सोच। रोपण, रोपण, रोपण का मतलब क्या होता है? चिपकना। कौन आकर चिपकेगा सर? भ्रूण आकर चिपकेगा। यहां पर भ्रूण की उस अवस्था का नाम क्या था? फर्स्ट लेक्चर में तेरे को बताया था, फर्स्ट लेक्चर में तेरे को बताया था, याद कर। अंडाणु आकर नहीं चिपकेगा भोंदूलाल। अंडाणु यहां पर बैठा हुआ है, शुक्राणु आएंगे, संलयन होएगा, युग्मनज बनेगा, जायगोट बनेगा। फिर वो जायगोट विभाजन करके कुछ कोशिकीय अवस्था बनाता है जिसका नाम होता है कोरक पुट्टी। वेल्डन साक्षी दुबे, सौम्या, वेल्डन ज्योति, वेल्डन सत्यम, बहुत ही बढ़िया, जायब खान, आदित्य, विशाल खुशवा, प्राची, वेरी गुड। ये भी तो हैं बच्चे पढ़ने वाले हैं। इनके नाम देखते हो तुम रोज की रोज? मैं बोलता हूं इनके? नहीं ना, चुपचाप बैठकर सुनते हैं ये, और जब पूछा जाता है तब रिप्लाई करते हैं ये, फालतू के कमेंटबाजी नहीं करते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो फाइनली यहां आकर कौन चिपकेगी? कोरक पुट्टी। कैसे चिपक जाएगी? जब तक कोई चिपचिपा पदार्थ ना हो। अब बात आई समझ में कि वो जो यहां से जो युग्मनज बनेगा, वो युग्मनज आगे चलकर फिर क्या बनाएगा? एक संरचना बनाएगा जिसका नाम है कोरक पुट्टी। ये कोरक पुट्टी जो होगी, ये यहां पर इस तरीके से विभाजन होता जाएगा। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4, 8, 16, 16, 32, 64, इस तरीके से कोशिकीय विभाजन होता जाएगा। फाइनली एक अवस्था आएगी जिसका नाम है कोरक पुट्टी, और वो कोरक पुट्टी यहां से जब नीचे आएगी तो आते ही यहां पर क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। अब कैसे चिपक गई वो कोरक पुट्टी? यहां पर कैसे चिपक गई? कोई चिपचिपा पदार्थ होना चाहिए, तो वो चिपचिपा पदार्थ कौन था भैया? श्लेष्मा। और वो श्लेष्मा किसने निकाली? इस एंडोमेट्रियम ने निकाली। इतनी सी बात समझानी थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि गर्भाशय की जो अंत्यस्तर जो होती है वो एक ग्रंथिल ऊतक से बनी होती है, यानी वो एक ग्रंथिल संरचना होती है, यानी वो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी वो ग्लैंड की तरह कार्य करती है, यानी ये जो एंडोमेट्रियम है ये एक ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है। और क्या निकाल रही है गुरु? श्लेष्मा निकालती है। और ये श्लेष्मा जो होती है ये कोरक पुट्टी के चिपकने के लिए यानी रोपण के लिए जरूरी होता है। इतनी सी बात आपको सुननी थी, समझनी थी, यहां तक की बात। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर अगला बिंदु जो है वो समझने की कोशिश करिएगा। क्या? फीमेल के अंदर एक चक्र होता है जिसका नाम होता है आर्तव चक्र, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आर्तव चक्र जो होता है जिसको हम माहवारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माहवारी भी बोलते हैं, आर्तव चक्र भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, शॉर्ट में एमसी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ठीक है जी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आर्तव चक्र, ये माहवारी जो होती है, ये कितने दिन की होती है बेटा? ये 28 दिनों की होती है। एवरेज जो होती है वो कितने डेज की होती है? 1 से लेकर 28 दिनों की होती है, 28 डेज की होती है। और ये जो 28 डेज जो होते हैं, इन 28 डेज में स्टार्टिंग के दिनों में जो एंडोमेट्रियम जो होती है ये पढ़ेंगे। आप पूछेंगे सर कब टूटती है, क्यों टूटती है, किस लिए टूटती है, सब पढ़ेंगे। जस्ट एक कंसेप्ट समझना था। क्या? इस आर्तव चक्र के दौरान एक अवस्था आती है जिसका नाम होता है आर्तव अवस्था। और उस आर्तव अवस्था में एंडोमेट्रियम टूटती है। कौन टूटती है? एंडोमेट्रियम जो होती है वो टूटती है।
एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है सर, ब्रेकडाउन होती है, टूटती है। और टूटती है तो फिर उसके बाद में फिर वापस से बन भी जाती है, फिर वो वापस से बनती भी है। एंडोमेट्रियम पहले टूटती है फिर बनती है, फिर ये आर्तव चक्र 28 दिनों के बाद फिर से वापस से रिपीट होएगा, फिर टूटेगी फिर बनेगी, फिर टूटेगी फिर बनेगी, फिर टूटेगी फिर बनेगी, टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी। यानी एक चक्र चल रहा है, एक साइकिल चल रही है। एक फीमेल के अंदर क्या चल रही है, एक साइकिल चल रही है, एक चक्र चल रहा है एवरेज 28 दिनों का, जिसमें एंडोमेट्रियम टूटती है फिर बनती है, फिर वापस से चक्र दोहराया जाएगा, फिर टूटेगी फिर बनेगी। अब आई नो आपका प्रश्न होगा क्यों टूट रही है। चलो बन तो इसलिए रही है क्योंकि कोई चीज टूटी है तो ऑब्वियस सी बात है बनेगी। टूट क्यों रही है ये तो समझ में आता है कि जैसे हमारे बॉडी का, जैसे स्किन अगर छिल जाती है तो वापस से आ जाती है, रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन होता है, वापस से बनती है। हाँ सर, तो अगर कोई चीज टूट रही है तो बनेगी, लेकिन टूटी क्यों, यही प्रश्न होएगा, टूटी क्यों है। तो ये हम आर्तव चक्र जब आएगा तब वहां पर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा कि टूटती है फिर बनती है, फिर अगले आर्तव चक्र में फिर टूटेगी फिर बनेगी, फिर अगले आर्तव चक्र में फिर टूटेगी फिर बनेगी। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है, इस एंडोमेट्रियम में आर्तव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन आ रहे हैं। सिंपल, क्या आ रहे हैं, चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन मीन्स साइक्लिकल चेंजेस, यानी एक साइकिल है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, या एक साइक्लिक मैनर में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। टूटना बनना, फिर अगले आर्तव चक्र में फिर टूटना फिर बनना, फिर अगले आर्तव चक्र में फिर टूटना बनना। तो इस तरीके से एक साइकिल दोहराई जा रही है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, तोड़ा जा रहा है बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है बनाया जा रहा है। क्वेश्चन मेरे को पता आपका यही बनेगा कि क्यों तोड़ा जा रहा है, रीजन क्या है, क्यों ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, जो हम आर्तव चक्र में पढ़ेंगे। अभी इतनी सी बात, एक और बिंदु बस लास्ट का सुन लीजिए इसी एंडोमेट्रियम का, और वो ये कि ये जो अंत स्तर जो होती है ये एक संवहनीय स्तर होती है, इसमें रक्त नलिकाएं होती हैं। याद रखना, बस ये दो ही बिंदु हमें देखने थे। पहला हमने यहां पर देखा, पहला हमने देखा कि ग्रंथिल ऊतकों से बनी होती है। ग्रंथिल ऊतक जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, श्लेष्मा क्यों सिक्रीट करते हैं, ताकि कोरक पट्टी चिपक जाए। दूसरा, आर्तव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन का मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो टूटती है फिर बनती है। ठीक है, एक और बिंदु बस इतना सा याद रखना, बस इतना सा, ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है इसमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या बोला हमने, ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है इसमें रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। एक सेकंड इसको हटा देता हूं एक बार। ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है इसमें क्या पाई जाती है, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। एक सेकंड बस, तीसरा बिंदु लिख रहा हूं, क्या पाई जाती है इसमें, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है वो संवहनी होती है, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। अब आप खुद सोचना, अगर इसमें रक्त नलिका पाई जा रही है, यहां पर रक्त नलिका मिल रही है, और हम बोल रहे हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटती है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये टूटेगी, अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये टूटेगी, अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटेगी, इस तरीके से ये टूटेगी टूटेगी टूटेगी, तो अंदर रक्त नलिका फटेगी। हाँ सर, और रक्त नलिका अगर डैमेज होएगी तो बाहर क्या निकलेगा सर, ब्लड निकलेगा। हाँ जी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आर्तव चक्र में फीमेल से ब्लीडिंग होती है, एक फीमेल जो होती है उससे ब्लीडिंग होती है, उससे रक्त स्त्राव होता है। हाँ सर, तो वो रक्त स्त्राव क्यों हो रहा है, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट रही है। एंडोमेट्रियम क्यों टूट रही है ये हम आर्तव चक्र में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना कि एक फीमेल के अंदर जब ब्लीडिंग होती है, यानी आर्तव चक्र के दौरान जब एंडोमेट्रियम टूटती है तो इसके टूटने से रक्त स्त्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है, यानी ब्लीडिंग आती है। इसीलिए इस अवस्था को ब्लीडिंग फेज भी बोला जाता है, रक्त स्त्राव अवस्था भी कहा जाता है।
क्यों आ रही है, क्यों हो रही है ब्लीडिंग, वो हम पढ़ेंगे। कब, जब आर्तव चक्र इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। डन। तो ये हमें मात्र ये 3 चीजें पढ़नी थी। आई होप आपको ये 3 चीजें समझ में, या 3 स्तरें समझ में आ गई होंगी। ये 3 स्तरें हमने पढ़ी हैं किसकी, गर्भाशय की। ये 3 स्तरें हमने पढ़ी हैं गर्भाशय की। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना था बेटा। ठीक है, तो सानिया यहां पर अब मैं ना ऐसे बॉक्स बना देता हूं बेटा। ये जो बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स जो है, इसके अंदर जो हमने चीजें लिखी हैं वो एंडोमेट्रियम की है। ठीक है बेटा, एरो कर दूं, ये एरो। ये जो बॉक्स बनाया हमने, ये सारी चीजें जो थी वो मायोमेट्रियम की थी। ठीक है, ये सारी जो चीजें जो थी बेटा, ये हमारी पेरीमेट्रियम की थी। ठीक, यस निन्नी बोलो सर, प्लीज रिप्लाई दे दो। क्या रिप्लाई दूं सर? प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा क्यों नहीं होता, बताऊंगा, आगे चलेगा। अब एक दिन में नहीं ना, एकदम से तेरे को चीज समझ में नहीं आएगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर बच्चा यहां पर ठहरेगा, बच्चा यहां पर डेवलपमेंट होएगा, क्या उस कंडीशन में तू एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा? अगर एंडोमेट्रियम टूट गई, सोच बच्चा इसी एंडोमेट्रियम से चिपकने वाला है। बच्चा जो अंदर जो है वो इसी एंडोमेट्रियम से चिपकेगा, इसी एंडोमेट्रियम से जुड़ा रहेगा। और तू चाहता है प्रेगनेंसी में ये एंडोमेट्रियम टूट जाए, तो एंडोमेट्रियम अगर टूट जाएगी तो डैमेज हो जाएगा, वो गर्भावस्था खत्म हो जाएगी, एबॉर्शन करना पड़ जाएगा उस कंडीशन में। हाँ जी, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आएंगी सारी चीजें आएंगी, एक ही दिन में सारी चीजें कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो। सर मादा में मूत्र मार्ग और बर्थ कैनाल अलग अलग होती है? यस बेटा, मादा में दोनों चीजें अलग अलग होती है। उत्सर्जन पथ और जनन पथ दोनों डिफरेंट होता है। सर जब योनि एक होती है तो एनसीईआरटी के डायग्राम में 2 क्यों दे रखी हैं? कौन से एनसीईआरटी के डायग्राम में तुमको 2 दिखा दी भाई साहब? कौन हो तुम? इसको ये लग रहा है कि ये भी योनि है, ये भी योनि है। अरे भोंदू, अरे भोंदू। सोचिए एक कमरा है, इस कमरे में ये वाला भाग थोड़ा सा ऐसे है और ये वाला भाग थोड़ा सा ऐसे कर दिया। क्या कमरे 2 हैं तेरे यहां पर, या पूरा एक ही एरिया है? सर ये एरिया तो एक ही बेटा, योनि 2 नहीं है, ये इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो है ये एक योनि है, वेजाइना है। इसलिए बचपन में बोला था कुछ खा पी लेना, ढंग से खाए पिए नहीं ना, देखा लापरवाही का नतीजा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा है बेटा क्या? ये हमने यहां से यहां तक की चीजें पढ़ी हैं। एक बार जरा जल्दी से एनसीईआरटी के यहां से यहां तक की एक बार फटाफट चीजें पढ़ लीजिए ताकि फिर आगे बढ़े। सर ये लेयर ऊपर के रीजन में भी होती है? हाँ बेटा, अभी तेरे को डायग्राम से बताया मैंने कि ये जो लेयर जो है ये ऊपर के रीजन में भी है। देखिए ये परिगर्भाशय भित्ति है, हाँ सर इधर भी है, हाँ सर इधर भी है। ये मध्य गर्भाशय भित्ति है, मध्य गर्भाशय भित्ति है, मध्य गर्भाशय भित्ति है। ये गर्भाशय की अंदर स्तर एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है। डन। जल्दी से मेरे सामने अभी के अभी यहां पर फटाफट यहां पर निपटाइए इस चीज को, मेरे को बोलने की जरूरत ना पड़े। लाइन जिस लाइन में डिफिकल्टी हो वो बता देना। सर फिर तो प्रसव के दौरान एंडोमेट्रियम टूटती होगी? प्रसव के दौरान एंडोमेट्रियम एक्चुअली एंडोमेट्रियम से ना प्लेसेंटा जुड़ी होती है, तो प्लेसेंटा बाहर आती है, तो ब्लीडिंग तो उस टाइम पर भी होती है। वो सुना होगा ना कई बार आपने मूवीज में कि बहुत सारा ब्लीडिंग हो गई है, बहुत सारा रक्तस्राव हो गया है,
तो पहले के टाइम पर ऐसा होता था, अब आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं चीजें। सर गर्भाशय सहायक नलिका कैसे? सहायक का मतलब क्या था पहले तो मुझे ये बता। सहायक का मतलब क्या था? सहायक नलिका का मतलब क्या था? नलिका का मतलब समझ में आता है, यानी एक नली के रूप में खोखली संग। नली क्या होती है? खोखली होती है। गर्भाशय तंत्र को अंदर से खोखली दिख रहा है। हाँ सर। अब सहायक क्यों बोला? क्योंकि वो सहायता करेगा। किस चीज में सहायता कर रहा है? खुद सोच यहां पर। क्या वो अंडाणु निर्माण में सहायता कर रहा है? नहीं सर। कहीं ना कहीं बच्चे को ठहरने में या शुक्राणुओं का परिवहन भी गर्भाशय से होते हुए होएगा, तो सहायक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी नहीं है टाइम एमएम, बाद में देखूंगा 40 क्वेश्चन। इसको पढ़ो यहां पर। सर जब फीमेल दुग्धपान कराती है तो एंडोमेट्रियम, क्या लिख रहा है? जब फीमेल दुग्धपान कराती है तो एंडोमेट्रियम। सर जब ये एंडोमेट्रियम टूटती है तो दर्द भी होता है। यस, बहुत भयंकर पेन होता है एक फीमेल के अंदर जब ब्लीडिंग होती है। ऑब्वियस ही बात है, शरीर का कोई भाग टूट रहा है। सोचो तुम्हारी स्किन अगर हट जाए, पेन होता है। सोचो एक फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियम टूट रही है तो क्या पेन नहीं होएगा? बहुत होएगा पेन। और अगर ये पेन बहुत ज्यादा होता है, अगर ये पेन बहुत ज्यादा होता है तो इस कंडीशन को आई थिंक डिस्मिनोरिया कहते हैं। डिस्मिनोरिया, मीनोरेजिया, एक और वर्ड था मैं बता दूंगा, मतलब डिस्मिनोरिया बोलते हैं। सर एंडोमेट्रियम तीनों तरफ से टूटती है? हाँ भाई साहब। नहीं निन्नी, आज से क्लास नहीं, क्लास स्टार्ट करोगी आप, क्लास स्टार्ट करोगी फर्स्ट चैप्टर से। लाइव क्लास लेने की कतई जरूरत नहीं है। ट्राई करना, अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उसको 15 दिन के अंदर फिनिश करने हैं। ठीक है? जो भी बच्चा जो लेटेस्टली इस बैच में जुड़ा है, आपसे दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, प्लीज लाइव क्लास में मत आइएगा। बिना फालतू में आप डांट खा लेंगे, क्योंकि अब मेरे को पता है, मेरे को नहीं पता है कि आप नए हैं कि पुराने, और मैं तो यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप पुराने होंगे, क्योंकि इतने दिनों से बैच चल रहा है। और फिर आप उठपटांग प्रश्न पूछेंगे, मेरा माथा घूम जाएगा और मैं कहूंगा कि बांगड़ू पढ़ाई वढ़ाई करता है कि नहीं करता है। तुम बिचम फालतू में सुनकर तुम्हें लगेगा क्या सर हम तो नए बच्चे, हमें क्यों डांट रहे हो? सो इट्स बेटर कि अगर आप नए हो तो पहले तो सारे के सारे लेक्चर को रिवाइज करिए, मतलब सारे के सारे लेक्चर को पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद लाइव क्लास को अटेंड करना। सर बर्थ कैनाल क्या है? ये है, देखिए बर्थ कैनाल, ये यहां तक बर्थ कैनाल है, और ये एक ऐसी लपाड़ा लगता है ना तो बर्थ कैनाल समझ में आती है। संकुचन मतलब फैलना, सिकुड़ना। भोंदू लाल है बिल्कुल, इनको बर्थ कैनाल नहीं समझ में आ रहा। सर हमको ये समझ नहीं आ रहा बर्थ कैनाल क्या होती है। अबे कैनाल, भैया मनोज जी 5 डिस्प्रिन लेकर आओ यार। जन्म नाल को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, जहां उस, अरे मेरी मम्मी यहां से तेरे को बताया मैंने, यहां से ये कैनाल है, ये नलिका है जहां से बर्थ होने वाली है, यहां से निकलने वाला है बच्चा, तो ये कहला रही है बर्थ कैनाल। मेरे को लग रहा है मनोज जी ये ना, इनके ऊपर झाड़ू फूंक करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। वो एक डायलॉग था ना, कौन सी वो थी एक, वो पंचायत, देख रहा है विनोद, मैं बोलूंगा देख रहा है मनोज। देख रहा है मनोज, क्या हालत हुई पड़ी है। हाँ जी, एक बार रोकना। एक बार मतलब कमेंट रोकना यहां पर। दर्द भरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ डिस्मिनोरेजिया, डिस्मिनोरिया, मीनोरेजिया, और एक और वर्ड था डिस्मिनोरिया बोलते हैं इसको। हाँ जी सर, ये सब आपके मजे ले रहे हैं, लेने दो बेटा, 9 महीने बाद पता लगेगा कौन किसके मजे लेगा।
सर बर्थ कैनाल कौन है? हाँ यही था, पकड़ लो इसको पकड़ो। सत्यम पटेल है इसका नाम, लिखो पहले तो। इसका फोन नंबर मेरे को दिलवा देना एक बार, मैं इससे पर्सनली बात करूंगा इससे, और इसको डोज देनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं मानने वाला है। हाँ जी एक सेकंड। सर बर्थ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टाइम बाद क्यों होती है? क्योंकि कुछ समय तक वो बंद रहती है। सर क्यों बंद रहती है? आर्तव चक्र आने दे, समझाऊंगा। क्योंकि वो जो लगभग 5 से 6 महीने का जो अंतराल होता है उसमें दुग्धपान होता है, उस दुग्धपान में प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ जाता है, और वो प्रोलैक्टिन का स्तर जो है वो जीएनआरएच को कम कर देता है। जीएनआरएच कम हो जाता है तो एलएचएफएसएच कम हो जाता है, एलएचएफएसएच कम हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं। ये एलएचएफएसएच कम हो जाता है तो सीधी सी बात है आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं, जो तेरे को अभी समझ में नहीं आया होगा, और अगर आ गया है तो अच्छी बात है। सर अगर ये आर्तव चक्र किसी फीमेल में नहीं होता है तो देख, दो कंडीशन है, या तो आर्तव चक्र कुछ समय के लिए बंद हो जाए, आर्तव चक्र कुछ समय के लिए बंद हो जाए, जिसको हम टेम्परेरी क्या बोलते हैं कि टेम्परेरी रूप से आर्तव चक्र जो है वो बंद है। इस कंडीशन को बोला जाता है एमिनोरिया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एमिनोरिया बोलते हैं, कि टेम्परेरी रूप से बंद हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमिनोरिया। जो कब होता है? जब गर्भावस्था जब आती है तब बंद हो जाता है। गर्भावस्था के लगभग 5 से 6 महीने तक बंद रहता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एमिनोरिया बोलती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनार्तव, यानी आर्तव चक्र बंद हो गए टेम्परेरी, अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से अगर बंद हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं, जो लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में हो जाता है, जिसको हम रजोनी वृत्ति बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हम लोग, बेटा मैं जो कह रहा था वो तुमने ये पढ़ लिया भाई, एनसीईआरटी पढ़ ली फटाफट। गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चादानी वुम्ब कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है, श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ी रहती है, स्नायु को हम लिगामेंट बोलते हैं, कल भी देखा था। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ये हमने आज बात करी है कि गर्भाशय जो होता है एक पतली ग्रीवा होती है, ग्रीवा भाग होती है गर्भाशय का, उसके द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को, यानी ग्रीवा के अंदर जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं ग्रीवा नाल, सर्वाइकल केनाल। ठीक है, जो योनि के साथ मिलकर क्या कहला रही है? जन्म नाल, यानी बर्थ कैनाल। जन्म का मतलब होता है बर्थ, हैप्पी बर्थडे, है ना? तो हैप्पी बर्थडे होएगा इस कैनाल से, इसलिए क्या कह रहे हैं? हैप्पी बर्थडे कैनाल, यानी बर्थ कैनाल। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है, यानी गर्भाशय जो होता है वो 3 परतों से बना होता है। एक बालक बोल रहा है सर तीनों परतों में ऊतक होता है? भोंदूलाल जरा मेरे को एक बात बता, ऊतक मिलकर, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। जरा सोच, तू एक बहुकोशिकीय संरचना, तेरे अंदर कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगी ही बनाएंगी। तो ये जो तीनों स्तरें जो होंगी ये ऊतकों से बनी होंगी। तो तीनों स्तरें जो है वो किससे बनी हुई है? टिश्यूज से बनी हुई है, जिसमें बाहरी वाली जो है जिसका नाम था परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम, जो एक पतली झिल्ली में स्तर है। मैंने सिंपल सी चीज बोली थी कि बाहर वाली है और पतली झिल्ली में है, 2 वर्ड याद रखने हैं। मध्य जो होती है, बीच वाली जो होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है और चिकनी पेशियों से बनी होती है, जिसको हम गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम बोलते हैं। जिसका कार्य क्या होता है? गर्भाशय पेशी स्तर जो होती है वो प्रसव के समय तेजी से क्या करती है? संकुचन, यानी कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिससे बालक आएगा बाहर। और एक वर्ड होता है शिथिलन, यानी रिलैक्सेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, यानी इसको हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसको हम क्रमानुकुंचन बोलते हैं। बेसिकली यहां पर वर्ड जो है वो संकुचन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें बच्चे को बाहर निकालना है, तो मेजरली क्या होंगे? संकुचन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होएगा ताकि बच्चा बाहर निकले। तो वो तेजी से संकुचन जो होते हैं प्रसव के दौरान, वो किसके कारण होते हैं? इसी मायोमेट्रियम के कारण होते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक जो स्तर जो थी, सबसे अंदर वाली जो थी वो ग्रंथिल स्तर थी, यानी ग्रंथि से बनी हुई थी, जो कौन सी थी? गर्भाशय अंत स्तर थी, एंडोमेट्रियम थी। ठीक है सर। जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है, सर ये लाइन समझ में नहीं है, गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। मैंने कहा अभी बता देता हूं, मेरे को पता है यही इसी वर्ड पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, बाकी तो ठीक है।
आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय की अंत्य स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि जब आर्तव चक्र होंगे यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो इसी स्तर में किसमें, एंडोमेट्रियम में क्या आएंगे, चक्रीय परिवर्तन आएंगे यानी साइक्लिकल चेंजेस आएंगे। यानी क्या चेंजेस आएंगे, टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी, इस तरीके से साइक्लिकल क्या आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे, चक्रीय परिवर्तन आते रहेंगे। अब बस इतनी सी बात रहेगी, सर हमको ये लाइन समझ में नहीं है, गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है, इसका मीनिंग क्या है, ये चीज हमको समझ में नहीं आई। मैंने कहा आप मुझे बताइए, यहां पर ये गर्भाशय है, इसके अंदर ये है खाली जगह, तो क्या इसको मैं गर्भाशय गुहा बोलूंगा? हां सर। अब मुझे बताओ इस गर्भाशय की गुहा के अंदर ये 3 स्तरें हैं। हां जी। अब इन 3 स्तरों में से कौन सी स्तर है जो अंदर से लाइनिंग कर रही है, यानी अंदर से आवरण बना रही है, अंदर से अस्तर कर रही है, अंदर से कवरिंग कर रही है? सिंपल वर्ड, कौन सी इनमें से लेयर है जो अंदर से कवरिंग कर रही है? लाल वाली, सफेद वाली कि पीली वाली? सर ये जो पीली वाली स्तर है इस गुहा को अंदर से कवर कर रही है, अंदर से कवरिंग कर रही है, बाहर से थोड़ी ना, अंदर से कवरिंग कौन कर रही है? सर ये कर रही है। तो क्या बोलेंगे कि सर ये स्तर जो है गर्भाशय गुहा का अस्तर करती है, यानी वो स्तर जो अंदर से स्तर बनाए अस्तर करती है, इंटरनल लाइनिंग बोला जाता है अंग्रेजी में। डन, अब क्लियर है, समझ में आ गया? तो इंटरनल कवरिंग कौन कर रहा है, इंटरनल लाइनिंग कौन बना रहा है, अंदर से स्तरीकरण कौन कर रहा है? सर एंडोमेट्रियम कर रही है। खत्म, खल्लास। सर एनसीईआरटी संपूर्ण में इतना डिटेल में नहीं लिखा है यूट्रस के बारे में, तो क्या वो सही है? सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है शिवानी, जरा एक बार पढ़ लेना। और नहीं लिखा हुआ है तो जो मैंने लिखवाया वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चीज लिखवाई है, आउटर तो मैं गया ही नहीं, बाहर की चीज तो मैंने तुमको बताई नहीं, जबकि एनसीईआरटी संपूर्ण में बाहर की चीजें बहुत सारी लिखी हुई है, तुमको यही नहीं पता अभी तो। हाँ जी सर, ये कोरक पुट्टी आगे चलकर बच्चा बनाती है। हाँ जी सर, आर्तव चक्र एनिमल्स में भी होते हैं, 3 प्रकार के एनिमल्स में होते हैं, मंकीज में होते हैं यानी बंदरों में होते हैं, और बेसिकली प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें आर्तव चक्र होते हैं। नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होती है, यानी एक होते आर्तव चक्र और एक होते आर्तव चक्र और एक होते हैं, क्या नाम था, इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक होती है ईस्ट्रस साइकिल, एक होते आर्तव चक्र और एक होते, कौन से चक्र थे, एक नहीं हो रहा है यार। सर मायोमेट्रियम में संकुचन क्यों होते हैं? क्योंकि मायोमेट्रियम मसल से बनी और मसल्स की प्रॉपर्टी होती है क्या, संकुचन और शिथिलन। मध्य चक्र क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट्रस साइकिल को क्या बोलते हैं, मध्य चक्र बोलते हैं। तो बेटा याद रखना, भूल मत जाना, ह्यूमन, मंकीज और एप्स, क्या 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 सर, बंदर, मनुष्य और कपी, 3, हम, मनुष्य, बंदर और कपी, इन तीनों में फीमेल्स में, अपने बारे में मत सोच लेना मेल्स में, इन तीनों में फीमेल्स में, यानी मादा बंदर में, मादा मनुष्य में और मादा कपी में। सर कपी क्या होते हैं? जिन्हें गोरिल्ला नाम सुना है? हां सर। चिंपैंजी नाम सुना है? हां सर। ये होते हैं कपी। क्या डिफरेंस होता है इनमें और बंदर में? तो इनका आकार बड़ा होता है और इनमें पूंछ नहीं होती है, ये मेजर डिफरेंस होता है। तो कपी, बंदर और मनुष्य, इन तीनों को हम एक समूह के अंतर्गत रखते हैं जिनका नाम होता है प्राइमेट। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमेट्स बोलते हैं। इनकी मादाओं में होते हैं आर्तव चक्र। इसके अलावा जो एनिमल्स जो होते हैं, इनके अलावा जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं नॉन प्राइमेट। शेर हो गया, इनकी जो मादाएं होती हैं, यानी शेरनी हो गई, है ना, गधे की मादा, गधा नहीं बोलेंगे, गधी बोल देंगे, ठीक है, फीमेल डॉग, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इनकी जो फीमेल्स होती है, यानी नॉन प्राइमेट्स की जो फीमेल्स होती है, उनमें जो चक्र होता है वो आर्तव नहीं होता, वो मध्य चक्र होता है। सर दोनों चक्रों में क्या डिफरेंस होता है? चैप्टर हटा दिया गया तेरा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर होता था 12th क्लास में, उसमें ये चीज समझाई जाती थी। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ये जो आर्तव चक्र जो होते हैं ये पूरे साल भर चलते हैं, ह्यूमंस में, बंदरों में और कपियों में,
पूरे साल भर। ऐसा नहीं होता है कि ठंड के मौसम में चालू होंगे या गर्मियों के मौसम में चालू होंगे, यानी मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं ये। कौन से? आर्तव चक्र जो होते हैं वो एक निश्चित मौसम में नहीं होते, जबकि मध्य चक्र जो होते हैं, ईस्टर साइकिल जो होती है, ये होती है मौसमी परिवर्तन। यानी एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित सीजन में ये चक्र जो होता है फीमेल्स में स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा डॉग्स के अंदर, कुत्तों के अंदर प्रेगनेंसी, और कैट के अंदर, बिल्लियों के अंदर प्रेगनेंसी डेफिनेट सीजन में होती है, डेफिनेट मौसम में होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उनके अंदर क्या स्टार्ट होता है? चक्र स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए उनको मौसमी प्रजनक बोला जाता है, सीजनल ब्रीडर कहा जाता है नॉन प्राइमेट्स को, क्योंकि एक डेफिनेट सीजन में उनमें वो चक्र स्टार्ट होता है। सर पेरीमेट्रियम सबसे बड़ी स्तर है? पेरीमेट्रियम सबसे बड़ी स्तर नहीं है भोंदू, तूने सुना तो होगा लेकिन तेरे को याद नहीं आ रहा होगा। तूने कहीं ना कहीं ये चीज सुनी होगी, मैंने ही पढ़ाया था, और तू ये सोच रहा है पेरीमेट्रियम सबसे बड़ी स्तर है। पेरीमेट्रियम सबसे बड़ी स्तर नहीं है। एक फीमेल के अंदर सबसे बड़ी मसल्स जो होती है, सबसे लंबी मसल जो होती है, वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम होता है। जल्दबाजी में भूल गया ना? चलो जी, हाँ जी, ये हमने गर्भाशय पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला आता है क्या? बाह्य जननेंद्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन है? बाह्य जननेंद्री है। फिर उसके बाद स्तन ग्रंथि है। ये अपन कल पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, कल कैसे कंप्लीट करेंगे? अगर यही हालात रहे, जिस लेवल के आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस लेवल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? जो पढ़ने वाला है ना वो पढ़ पाएगा, ना पढ़ाने वाला है वो प्रॉपर पढ़ा पाएगा, और जो पूछने वाला है वो इस तरीके के अगर सवाल पूछेगा तो फिर हो लिया बेड़ा पार, हो लिया फिर नीट में सिलेक्शन, हिंदी मीडियम जो है हो लिया फिर उसका बेड़ा पार। सो बेस्ट ये रहेगा कि कल अपन आएंगे, आने के साथ ही मनोज जी याद रखना, आने के साथ ही अपन हाय हेलो करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। सामने से अपन कमेंट हटा देंगे और कमेंट अपन चालू करेंगे आधे आधे घंटे में। यानी अपनी क्लास जो है 3 बजे होएगी, तो 3:30 बजे अपन 3 बजे होएगी, 3 बजे होएगी तो 3:30 बजे, फिर उसके बाद 4 बजे, फिर उसके बाद 4:30 बजे, और फिर उसके बाद 4:50 पर। ये 4 बार आप कमेंट खोल देना मेरे सामने। या कल जो है मैं घड़ी लेकर आऊंगा, जिसमें ये मोबाइल में जो है टाइमर लगा दूंगा, कि मोबाइल में टाइमर लग जाएगा, टाइमर लगते ही अलार्म बजेगा 3:30 बजे का, 4 बजेगा, 4:30 बजेगा, 4:50 का। ये 4 बार टाइमर बजेगा, और 4 बार टाइमर बजने के बाद में अपन इस 4 बार अपन कमेंट खोलेंगे। अब जिसको पढ़ना होएगा, जिसको पढ़ना होएगा वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना होएगा ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ਤੁਹਾਡਾ जीवन, ਤੁਹਾਡੀ पढ़ाई, ਤੁਹਾਡੀ लाइफ, सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है सर, आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो, अंधे हो गए, हमको दिखाई नहीं दे रहा। एक बार बताना मनोज जी कैसे होएगा कमेंट? टेस्ट डीएन चलो जी, नंबर एक बार लिखो। रुको, कंट्रोल Z, क्या हो गया? नंबर लिख दो एक बार। मनोज जी याद कर लीजिए टाइम। मनोज जी याद नहीं करेंगे, मैंने याद कर लिया। कल आते ही फोन जो है उस फोन में अलार्म लेकर आऊंगा और अलार्म बजाऊंगा तुम्हारे सामने, ताकि तुमको भी सुनाई दे। हाँ, क्वेश्चंस कल करेंगे अपन। पढ़ो तो वेलकम, वरना भीड़ कम। बहुत बढ़िया। पढ़ो तो पढ़ो तो वेलकम, वरना भीड़ कम। सीधी बात है, बहुत बढ़िया। वेर इज आनंद? देख तेरे को बहुत ही चौधरी बन जाओ तुम। सर यूट्रस का साइज कितना होता है? हमको नहीं पता।
और पढ़ाओगे क्या आज? नहीं, आप जा सकते हैं थैलीपैथी में। मनोज भैया को दिखाइए, मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली है उन्होंने। प्लेसेंटा का निर्माण एंडो से होता है क्या? प्लेसेंटा जो है वो कौन बनाती है? एंडोमेट्रियम बनाती है क्या? वैसे तो बाद में आएगा। प्लेसेंटा जो होती है वो बनाने का कार्य जो होता है वो मम्मी और बच्चा दोनों मिलकर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मम्मी भी बनाती है और बच्चा भी बनाता है, दोनों मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटा। जब हम कोरक पुट्टी पढ़ेंगे तो उस कोरक पुट्टी में आपको एक स्तर मिलेगी जिसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। वो एंडोमेट्रियम में घुस जाती है, एंडोमेट्रियम उसके ऊपर कवरिंग कर लेती है, तब जाकर बनती है क्या? प्लेसेंटा। इस संडे को टेस्ट होगा। हाँ, सौम्या थैंक यू बताने के लिए। इस संडे को टेस्ट होएगा बेटा, और उस टेस्ट में, इस संडे को जो टेस्ट होएगा उस टेस्ट में आपके 2 चैप्टर आएंगे। पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन पूरा आएगा, और ये वाला जो चैप्टर सैटरडे तक जितना हो जाएगा वो पूरा का पूरा आएगा। ठीक है? क्या आर्तव चक्र में ज्यादा दर्द होना अच्छा नहीं होता है क्या? सर नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब एक होता है कि पेन हो रहा है, एक अतिरिक्त पेन हो रहा है, और एक बहुत ही भीषण पेन हो रहा है। भीषण पेन जो होता है मींस बहुत ही ज्यादा एक्सेस में पेन हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल आर्तव चक्र नहीं कहलाएगा। मतलब ये समझ लीजिए। ये चक्र कितने वर्षों तक चलता है? ये लगभग 40 से 45 या 45-50 वर्ष तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। 4 अगस्त को है ना? नहीं बेटा, ये मेरे को अभी सूचना मिली थी। एक तो है ना, कसम से मन तो ऐसे करता है इनका, रोज की रोज है ना, कभी टेस्ट जो है कभी बोलते 4 को है, कभी बोलते नहीं इस संडे को है। आपने तो 4 को बताया था बेटा। एक नाम सुना है आपने? पुल ब्रिज सुना है? ब्रिज जो होता है 2 चीजों को कनेक्ट करता है। हम जो है उस ब्रिज की तरह बीच में खड़े हैं, जहां पर डाउटनट की एक टीम है जो टेस्ट डिसाइड करती है कि हाँ भैया अब टेस्ट इस दिन को होएगा। हम वो इन्फॉर्मेशन तुम तक देते हैं, यानी तुम्हारे और उनके बीच में कनेक्शन हम बैठाते हैं। ठीक है? ओके सर। अब कल मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि 4 तारीख को होएगा टेस्ट, मैंने तुमको दे दी। अब आज मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई नहीं इस संडे को होएगा, वो भी मैंने तुमको दे दी। हाँ दे दी। अब तुम मेरे से बोलोगे कि सर आपने तो 4 का बोला था, अब आप बोल रहे हो आज का। जाए तो जाए कहां? बताओ। लेकिन टेंशन मतलब तुम सारी चीजें पढ़ चुके हो। टेस्ट जो होएगा नॉर्मल होएगा। नॉर्मल मतलब इन द सेंस एनसीईआरटी बेस्ड होएगा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर को पढ़ते रहो और पिछले चैप्टर को रिवाइज कर लेना, आराम से टेस्ट होएगा। ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। सर जी पढ़ा दो प्लीज। क्या पढ़ा दूं मेरे भाई? कल पढ़ेंगे, इसके आगे करेंगे। लिडिग कोशिका और शुक्रजनक नलिका में संबंध क्या है? वाह वाह वाह। कौन है? आलोक रंजन। लिडिग कोशिका और शुक्रजनक नलिका में इतना सा संबंध है कि ये लिडिग कोशिका से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, वो इस शुक्रजनक नलिका के भीतर जाकर शुक्र जनन प्रारंभ करता है। क्या 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 सर समझ नहीं आया? ये देख, ये है शुक्रजनक नलिका और ये है लीडिग कोशिका। लीडिग कोशिका शुक्रजनक नलिका के बाहर है। हाँ सर, लेकिन इस लीडिग कोशिका ने एक हार्मोन निकाला जिसका नाम है एंड्रोजन या पुंजन हार्मोन थे, जिसमें मेन कौन था? टेस्टोस्टेरोन। इसमें इस लीडिग कोशिका ने क्या निकाला? सर पुंजन हार्मोन। मान लो ये पुंजन हार्मोन है, ये जाएगा इसमें, किसमें? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका के अंदर जर्म कोशिका थी। हाँ सर, वो जर्म कोशिका आगे क्या बना रही थी? शुक्राणु। ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा? वो हार्मोन जो लिडिग कोशिका से निकला है। ओके सर, किडनी अटैक, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया आपको बता तो दिया, 2 घंटे क्लास 5 बजने वाले हैं आज, 11 मिनट्स हैं, इस वजह से। बता दीजिए खाता क्यों नहीं खाया जाता है? क्या बता दीजिए खाता क्यों नहीं खाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 3। कौन सा खाता नहीं खाया जाता है बेटा?
सर इस बार भी टेस्ट डिस्कशन होएगा? बिल्कुल टेस्ट डिस्कशन बिल्कुल होएगा, लेकिन इस बार का जो टेस्ट डिस्कशन होएगा ना वो हमारी रेगुलर क्लास में नहीं होएगा, अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि है ना फिर वो रेगुलर क्लास में ना एक परफेक्ट टाइम टेबल बना रखा है, एक चार्ट बना रखा है कि इतने लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे हमारा पिछला जो चैप्टर जो था वो कितने लेक्चर में कंप्लीट होना था? 14, लेकिन वो हुआ कितने में? 15 में, है ना, वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो एक लेक्चर भी मैं नहीं चाहता हूं कि डिसबैलेंस हो, प्रॉपर चलते रहना चाहिए वो शेड्यूल के अनुसार। इसलिए हम जो है वो टेस्ट का डिस्कशन जो है वो अलग से करेंगे, मेन जो लेक्चर होएगा उसमें नहीं करेंगे, ठीक है? अलग से बता दूंगा टाइम, उस टाइम पर करेंगे, ठीक है? अरे बस कर मेरे भाई, निब्बा निब्बी। सर नॉन प्राइमेट्स में बोल रियलाइज होता है क्या? क्या? या तो प्रॉपर हिंदी लिखा करो या प्रॉपर इंग्लिश। ये बूल रियलाइज क्या होता है? नॉन प्राइमेट्स में बूल रियलाइज होता है क्या? मेरे को नहीं समझ में आ रहा बूल क्या है ये। टेलीग्राम पर कुछ लोग आपके रिसोर्सेज को बेचने का काम करते हैं, क्या करूं बता फिर मैं अब? खाता नहीं खट्टा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान खट्टा क्यों नहीं खाया जाता है? सब ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं है, ओनली अंधविश्वास है। हिपोक्रेसी बना रखा है, अंधविश्वास कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि खट्टा नहीं खाया जाता और मीठा नहीं खाया जाता है। हाँ जी, लग्जरी XYZ बिल्कुल करूंगा बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने को रजोदर्शन कहते हैं। यस वैष्णवी, रजोदर्शन बोलते हैं, मिनार्च बोलते हैं उसको इंग्लिश में। सर सेल चैप्टर आएगा? नहीं, सेल चैप्टर नहीं आएगा। सर आप 3 दिन से अच्छे से क्लास नहीं ले रहे हो। क्यों 3 दिन से ऐसा क्या कर दिया? पहले तो मुझे ये बता शिवम गिरी, अच्छे से क्लास कैसे नहीं ले रहे हमको तो ये बताइए। आज हमारा पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर ही होएगा भाई। या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा आज। कैट में निषेचन हाँ ज्यादा होता है। नहीं 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 नहीं, या तो आज ये रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा। शिवम गिरी आंसर देगा भाई साहब। अब सारी बात शिवम गिरी से होगी। आप 3 दिन से अच्छे से क्लास नहीं ले रहे हो, बताओ बताओ क्या कर दिया हमने ऐसा कि आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है? बोलो गिरी साहब, देख रहे हैं हम आपके कमेंट। बोलो, हम आप ही की वेट कर रहे हैं। बाकी बच्चे जा सकते हैं, अपना थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बाकी शिवम गिरी रहेगा इस क्लास में। शिवम गिरी आई एम वेटिंग। या तो आंसर दो, क्या ऐसा हो गया तुम्हारे साथ कि हमने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया? कौन सी चीज है जो आपके अनुसार नहीं हुई है? क्योंकि यहां तो हालत खराब हुई पड़ी रहती है और आप कह रहे कि सर अच्छे, क्या लिख रहा है, 3 दिन से क्लास नहीं ले रहे हो, अच्छे से क्लास नहीं ले रहे हो। आपको आंसर तो करना पड़ेगा शिवम गिरी, ऐसे नहीं होता है ना बेटा, आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। जवाब तो देना पड़ेगा और यहां से करारा जवाब मिलेगा आपको। बताइए बेटा। बालक कह रहा है सर आप कमेंट ज्यादा रीड करते हो, तो इसमें तुम्हारे क्या कलेजे में दिक्कत हो रही है भाई? है हाँ भाई, कौन है ये? ज्योति वर्मा। ये आएंगे, ये बहुत सारे हैं, इनको रेक्टिफाई, इनको फिल्टर करना पड़ेगा। लिखते जाइएगा मनोज जी, नाम लिखते जाइएगा। ज्योति वर्मा, शिवम गिरी, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होएगा, इनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, नहीं तो ये गंद मचाएंगे पूरी इस बैच में। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस बैच में इस तरीके से गंद मचाया जाए। और सर बीच में मत छोड़ देना पगलेट।
ये चीज तुम मेरे से पूछ रहा है, मेरे से कह रहा है, मेरे से कह रहा है ये। ये सीयूईटी में भी हेल्प मिलेगी, सीयूईटी बेस्ड ही है सारी की सारी चीजें। जब मादा में बंध्याकरण के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए अंडाणु यूट्रस में कहां से आएगा? अरे कहां आएगा, बंध्याकरण होने के बाद अंडाणु जो है यूट्रस में नहीं आएगा। कौन है बेटा? निब्बा निब्बी। फीमेल के अंदर अगर बंध्याकरण हो जाता है तो एक बार पढ़ लेना, जनन स्वास्थ्य 2024 वाले बैच में भी बताया हुआ है। एक फीमेल के अंदर जब हम फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देते हैं तो गर्भाशय में अंडाणु नहीं आ पाता, और वैसे भी अंडाणु गर्भाशय में नहीं आता, फैलोपियन नलिका में आता है। गर्भाशय में तो कौन आता है? भ्रूण आता है। हाँ मेरे भाई, मैं पंजाबी हूं, पंजाबी बोलता हूं बस। क्या सर यूट्रस में कैंसर होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, यूट्राइन कैंसर बोलते हैं। उस कंडीशन में यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। इस परिस्थिति को हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। सर श्लेष्मा सर मायोमेट्रियम से क्यों निकलती है? अरे भोंदूलाल, मयंक मिश्रा, मायोमेट्रियम कब बताया मैंने? एंडोमेट्रियम बोता था। मयंक मिश्रा मायोमेट्रियम से नहीं, एंडोमेट्रियम से निकली थी। एंडोमेट्रियम ने श्लेष्मा निकाली थी ताकि जो कोरक पुट्टी आए वो चिपक जाए, जुड़ जाए। अगर फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कर दे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। किसने कहा नहीं होता? बिल्कुल होता है। जाकर चाहे किसी डॉक्टर से पूछ लेना, भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। नहीं दिखता है, इसका नंबर भी नोट करना, 4280182005। तेरे सामने यहां पर कमेंट दिख रहे हैं और तेरा कमेंट मेरे को यहां पर अब दिखाई दिया है। आपको मेरा कमेंट नहीं दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखता है। सर मायोमा क्या होता है? मायोमा एक तरीके से यूं समझ लीजिए कैंसर होता है। मायो एपिथेलियल हम बोलेंगे जो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उसमें। सर प्लीज एनसीईआरटी बुक। कौन सी एनसीईआरटी बुक बेटा? जो आपके सामने स्लाइड है वो एनसीईआरटी की ही स्लाइड है। पूरी एनसीईआरटी में कितने प्रकार के हार्मोन है, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तेरे को पता लग जाएगा। अगर किसी फीमेल में पीरियड टाइम से नहीं आता है तो इसका क्या रीजन हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। प्लेसेंटा हर बच्चे के लिए नया बनता है? हाँ जी बिल्कुल नया बनता है, पुराना काम में नहीं आता है। अच्छा सर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही क्यों है? इसका गोल क्या है? इसका गोल, मेन गोल तो यही है कि ओवम जो है यानी अंडाणु जो है वो अंडाशय से बाहर निकले और बाहर निकलकर फैलोपियन नलिका में पहुंचे। मेन गोल तो यही है। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी। सर आर्तव चक्र पूरा दिन चलता है? नहीं, सुबह 5 बजे चालू होता है, सुबह 6 बजे बंद हो जाता है। भोंदूलाल, जब हम कह रहे हैं 28 दिनों का पूरा ये चक्र है तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह चालू हो जाएगा और रात को स्विच ऑफ हो जाएगा। बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं भाई। करो।